हेलो दोस्तों। और क्रूअल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं बता दूं कि आज के दिन इस चैनल पे भी दो ही वीडियोस आएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। और चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो यो प्योंग होता है वो बोलता है कि मेरी बॉडी की अभी शेप ठीक नहीं है, लेकिन जो टेक्निक जो है वो मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी मास्टर कर चुका है और तुम्हें जल्दी वो देखने को मिलेगी। मोंक बोलता है वो तुम्हारा स्टूडेंट, और लगता है कि तुम्हें उससे इतनी नफरत नहीं है। तो वो योंग पुंग बोलता है जो कि दुनिया जो है हमारे डार्क पाथ की, उसमें ये ऐसा है कि जो सबसे जिंदा रहना ही बड़ी बात है। और ये एक शर्म की बात है कि बहुत सारी जिंदगियां जाएगी इस लड़ाई के अंदर, लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है उसने ऑलरेडी वो मार्शल आर्ट हासिल कर लिया है, जो कि मुझसे भी आगे निकल चुका है। और उसकी एबिलिटी, उसके फोर्स को कमांड करने की, वो भी मुझसे कई लेवल ज्यादा आगे है। और ये लाइट पाथ की ताकत से ऊपर है, और ये इस बार तुम्हारे लिए डिफेंड करना मुश्किल होगा। मोंग बोलता वो ऐसी बात है, लेकिन इंसाफ की जीत होगी और हम लोग ये बाद में देख ही लेंगे। आगे हम शाओलिन टेम्पल के एक महावीर हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि मोंक बोल रहा था कि जो साउथ है वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच रही है पेचोन पैलेस के कारण, और सिर्फ नेमगोंग फैमिली है जो कि अभी तक होनान के अंदर खड़ी है। और अगर वो भी चले गए जो साउथ है, वो अभी उनके अंदर और भी कोई लाइट पाथ के फोर्स रहेंगे ही नहीं। और भविष्य में जो पेचोन पैलेस है वो लोग अपने सारे वो तबाही को नॉर्थ की तरफ बढ़ाएंगे। और जो हमारे मेन जो जस्टिस कॉलेज है उन्होंने डिसाइड किया कि अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि हम सभी फोर्स को इकट्ठा करें, और इसीलिए हम लोग कुछ हमारे एडवांस पार्टी को भेजेंगे नेमगोम फैमिली के अंदर। जो शाओलिन है वो यहाँ पर द किंग ऑफ आरहाट हॉल और दो उनमें से 18 आरहाट्स को भेजेंगे, और माउंट हुआ सेक्ट वो लीडर ग्वाक म्यो युंग और उसके 26 स्टूडेंट, और साथ ही में बेगर सेक्ट भी यहाँ पर एल्डर जू दे और उसके 13 स्टूडेंट्स को भेजेंगे। और साथ ही में नॉर्थ 5 मार्शल एक्सपर्ट, और उन 5 मार्शल एक्सपर्ट में हमारा जो सो मून होता है, और साथ ही में वो जो बुढ़ा आदमी होता है वो भी होते हैं। और आगे वो मोंग बोलता है इसके साथ में हमारे पास में कुछ 67 लोग हैं, और जो मुडांग है वो भी अपनी फोर्स वगैरह भेजेंगे, और तुम लोग बाद में आगे चलकर साथ में मिलोगे। और इसी के साथ में जब सभी लोग वहां से जा रहे होते, एक बंदा बोलता है कि हमारा लाइट पाथ का सर्वाइवल अब हमारे ही हाथों में है, और अगर हम लोग दिन और रात को ट्रेवल करेंगे तो हम नेमगोंग फैमिली तक 3 दिन में पहुंच जाएंगे। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो जितने भी लोग होंगे तो वो बहुत ज्यादा थक जाएंगे बिना आराम किए गए तो, और हम लोग अगर हम पर अम्बुश हो गया तो हम मारे जाएंगे, और इसीलिए हमें आराम करते हुए ट्रेवल करना होगा। दूसरा एक बंदा कहता तब तब तो कुछ ज्यादा देर नहीं हो जाएगी। तो एक और बंदा कहता कि वॉरियर, और मुझे लगा था कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा ना कि लड़ाई ना कर पाने से तो, और मैंने सुना तो है कि जो 4 दूसरे महान परिवार है उन्होंने ऑलरेडी वहां पर हमसे पहले सिपाहियों को भेज दिया है, तो इससे हमें थोड़ी बहुत समय तो मिल ही जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि जो माउंट हुआ सेक्ट की एक बेटी होती है जिसका नाम ग्वेंग योंग होता है, और वो बोलती है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, और आखिर इन जैसे लोग एडवांस पार्टी में क्यों है। और वो पीछे सो मून को और दूसरे उस बुढ़े आदमी को देख रही होती है, और वो बुढ़ा आदमी तो घोड़े पर ही सो गया होता है। आगे वो लड़की बहुत ही सही कहा ना मैंने, बड़े भाई ग्योम म्योंग, और जो उसका बड़ा भाई ग्योम म्योंग होता है वो बोलता है किसे ही पता यार, और जरूर कोई तो कारण होगा। और तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और आखिर इन जैसे लोग हमारे एडवांस पार्टी में कैसे हो सकते हैं यार। और वो लड़की बोलती है जरा उसको देखो तो सही, और वो जो ओल्ड मैन है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको कोई बीमारी हो चुकी है, और वो ऐसे ही अभी नींद में लग रहा है। और साथ ही में वो जो दूसरा आदमी है वो तो किसी क्लैन से भी नहीं है, नहीं, और लेकिन चलो एटलीस्ट उसके पास में एक धनुष तो है। सोमन मन में सोचा कि ये रूड लिटिल, और आखिर उसको लगता क्या है कि आखिर ये कितनी ताकतवर है। और वो लड़की बोलती हाँ, और आखिर क्या वो उसके जो कंधे पर वो पंचे वो कब आ गया। और आगे वो बोलती वो तो एक वॉरियर भी नहीं है, लेकिन बस एक हैंडी मैन है जो कि सामान उठाने का काम करता था, और इससे हमारी एडवांस पार्टी की क्वालिटी बिगड़ रही है। और बड़े भाई मैंने सही कहा नहीं। और सोमन वो सुनते हुए मन में सोचा कि सच में मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार। और उसके जो दिखने में तो वो अच्छी लग रही थी, लेकिन जो वो बोलते वो एकदम उसका उल्टा ही है। और चलो मुझे सहना होगा क्योंकि अभी मुझे ही सहना ही होगा, और वैसा बोलते सोचता चलो। और आगे वो बोलता कि फ्यू, और चलो आज फिर से मैंने कत्ल होने से रोक दिया, और अपने आप को लकी समझो तुम लड़की। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर घोड़े वगैरह जा रहे होते, और सोमून की पार्टी कहीं पर जा रही होती है, और सामने कुछ लोग होते। एक इंसान बोलता है रुक जाओ, और सामने वाला इंसान भी रुक जाता है। सामने वाला जो इसने रोका होता बोलता है मैं मुडांग का ट्रू मैन उन हूँ, और मैं ग्यूम का प्रिस्ट हूँ, और साथ ही में वो बोलता है कि हम सभी लोग मुडांग के ही डिसाइपल्स है। और इसी के साथ में सामने वाला इंसान भी बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं माउंट हुआ का ग्वेक मो योंग हूँ, और साथ ही में सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और इसीलिए हमें दूर तक जाना है तो जल्दी करते हैं। और ऐसा करते हुए रात हो जाती है, और रात को हम देखते हैं कि सोमुन 4 लोगों के साथ में कैंप कर रहा होता है। और इसमें से हम देखते हैं कि एक जो बेगर सेक्ट का जो पेलाटून का लीडर होता है उसका नाम हम बोलेंगे ग्योन। और वो बोलता है कि हाँ, और किसने सोचा होगा कि कैंपिंग करते हुए मैं कभी ये मांस खा पाऊंगा यार, और मेरे मुंह को तो ऐसा लग रहा है जन्नत में आ चुका हूँ। और एक हम देखते हैं कि माउंट हुआ फैक्शन का जिसका नाम ह्यूंग जो मून होता है, और वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग बस ऐसे ही सूखा खाना खाने वाले, लेकिन चलो, और ये तुम्हारे कारण अच्छा हुआ सोमून कि हम लोग अच्छा खाना खा पा रहे। सोमून बोलता है कि वेल ये सब कुछ तो मेरे इस दोस्त आयरन ब्लड के कारण हो रहा है। एक बंदा कहता है कि अगर अगर तुम हर एक खाने के लिए इसी तरह शिकार कर पाओ तो ये सच में हमारे दूसरे जितने भी साथी है उनका जो स्टेमिना है जल्दी रिकवर हो पाएगा।
सोमन बोलता है भले ही जो मेरी धनुष की स्किल्स है वो थोड़ी कम है, लेकिन मैं हो सके उतना ज्यादा शिकार करने की कोशिश करूंगा। तो ग्वेंग योंग बोलता है कि नॉनसेंस, और इतने कम समय में ही तुमने एक खरगोश और अलग अलग कितने जानवरों का शिकार कर दिया, और तुम्हारी जो बॉ स्टाइल है वो भी यूनिक है। और वो लड़की बोलती है हाँ, और हम लोग अपनी जिंदगी अभी लड़ते हुए खतरे में डालने वाले, लेकिन वो लोग बस खाने की ही बात कर रहे। दूसरा है कि उसके पास में जो आदमी होता है वो बोलता है हाँ मुझे पता है यार, और इनके अंदर तो योद्धा के रूप में बिल्कुल गर्व की चीज ही नहीं है। और एक बंदा कहता है चलो, और जब हम सभी लोग सैमगम्स यहाँ पर इकट्ठा हो चुके तो चलो अल्कोहल पीते हैं। और दूसरा एक बंदा सोमुन से बोलता ब्रदर सोमुन, और सैमगुएंग मतलब कि 3 मैनियक्स, मतलब कि 3 पागल। और आगे बताता है जो हमारा सबसे बड़ा भाई है वो औरतों के लिए पागल है और इसीलिए उसको सेक्स मैनियक कहा जाता है। और ह्यूंग जो मुन जो कि इतना ज्यादा मतलब कि पागल है कि उसके पीछे जब भी वो किसी वेश्यालय में जाता है तो लोग पागल हो जाते हैं, और इसने जो प्लेजर का आर्ट है उसको 27 की उम्र में मास्टर कर दिया था। आगे एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, और ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक मैनियक है उसके मामले में। सोमुन बोलता कि वाह मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। दूसरा बंदा कहता कि वो जो बंदा है वो तलवार के बारे में पागल है और इसको वेपन मैनियक गुआक ग्योम म्योंग कहा जाता है। और ग्योम म्योंग वहां पर बैठा हुआ सूप पी रहा होता है। आगे वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और वो तलवार के मामले में इतना पागल है कि वो मेल और फीमेल में भी फर्क नहीं करता और बस यही बोलता है क्या तुम एक लेसन सीखना चाहते हो, और उनसे लड़ने बैठ जाता है। और यहाँ तक कि उसने एक बार शाओलिन के एक प्रीस्ट को भी चैलेंज कर दिया था, और द ग्रेट बुद्धिस्ट प्रीस्ट योंग ओ, और बाद में उसके पिताजी ने उसको बहुत ज्यादा पीटा था यार। सोमुन बोलता तो उसकी जो जीतने की इच्छा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगी नहीं। तो वो बंदा हंसते हुए बोलता नहीं नहीं, और भले वो सभी लोगों को चैलेंज करता हो लेकिन वो कभी जीतता नहीं है। सोमुन बोलता है हाँ, तो क्या बस वो हर बार बस मार ही खाता रहता है? तो दूसरा बंदा कहता नहीं, और वो जीतता नहीं है लेकिन वो हारता भी नहीं है। और आगे एक जो बंदा होता है बोलता है कि मैं अल्कोहल लविंग मैनियक और मेरा नाम सेंग च्यू ज्ञान है, और साथ ही में मेरे मास्टर बोलते कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अल्कोहल मतलब कि शराब के लिए बेगर सेक्ट को भी बेच डालूंगा। और दूसरा एक जो माउंट हुआ का बंदा होता है बोलता है वेल, और जब वो शराब पीता है तो वो अपने 18 डिसेंडिंग ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, और जिससे वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और हम तीनों एक बार एक वैशाल्य में मिले और इसके बाद में हम तीनों का कनेक्शन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, और तब से हम लोग साथ में ही है। सोमन बोलता है ओह, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने 3 डायनेस्टी की एकदम शांति वाली शपथ ले ली हो। दूसरा एक बंदा बोलता है कि और सोमन, और जो औरतें होती है वो जिंदगी का एक ही तो मजा है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, और जितना भी जो प्लेजर वगैरह का रास्ता है वो जो मैंने मास्टर किया इतने सालों में मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और दूसरा एक गुआंग म्योंग बोलता है कि बड़े भाई और क्या तुम भी एक और सेक्स मैनियक को बनाना चाहते हो क्या? और दूसरा बंदा कहता नहीं नहीं, और ब्रदर सोमुन, और तुम्हें ना तो कहा था ना कि तुम सिचुआन के अंदर अपनी दुल्हन को ढूंढने जा रहे हो, और अगर तुम एक औरत को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा बहुत ज्यादा दूसरी औरतों को भी जानना चाहिए नहीं, और तुम्हें अलग अलग औरतों को डेट करना चाहिए ताकि तुम सही वाली से मिल सको। और गुआंग म्योंग बोलता है कि नहीं, जो ताकत है वही एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, उसके सिवा कुछ नहीं। सोमुन बोलता तुमसे बात करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार। और आगे वो बंदा कहता जरा ये देखो सोमुन, और क्या आखिर तुम कितने अच्छे से औरतों को जानते हो? सोमुन बोलता है कि वेल उसके बारे में। दूसरा बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं, और मुझे पता था लेकिन चलो चिंता मत करो, और मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा थियोरी से लेकर एक्चुअल एक्सपीरियंस तक। और वो हंसने लगता है। और सोमुन बोलता है एक ऐसी कहावत है कि अगर हमारे जोशान के अंदर मतलब कि वो बस एक ही औरत होती जो कि पूरी जिंदगी बस एक ही हस्बैंड को ही फॉलो करती है, और इसी तरह से मैं आखिर एक दूसरी औरत से कैसे ही मिल सकता हूँ जो कि मेरी बीवी न हो। और आगे सोमन बोलता है कि हाँ, और ये कोई ऐसी चीज होगी जो कि एक शराबी बंदा करेगा और कोई नहीं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर हेलो दोस्तों, और क्रूल मुरिम के इस चैप्टर के शुरुआत में हम देख रहे होते कि सोमन उस दूसरे वो शराबी बनने को बोलता है कि आखिर मैं अपनी बीवी के सिवाय दूसरी किसी औरत को छूने के बारे में भी कैसे सोच सकता हूँ, और सिर्फ एक शराबी इंसान ही ऐसी चीज करेगा। तो वो सेक्स मैनियक बोलता है कि हाँ, और एक जो ओल्ड सेज था हमारे यहाँ पर वो कहा करता था कि एक हीरो उसको वो बिल्कुल भी जो फ्लो वाला नहीं होता, जिसमें कोई कमी नहीं होती, उसके पास में भले कितनी ज्यादा बीवी हो लेकिन वो गुनाह नहीं होता, समझे। और ये बहुत सारी औरतों को रखना तो एक हीरो का हक है। सोमन बोलता है कि आखिर किस तरह का पागल बास्टार्ड ये बोलेगा, और क्या ये कोई कॉन्फ्यूशियस था या फिर लोवजी, और हमारे एक नोबल मैन की धरती जोसन, और अगर तुम कोई ऐसी चीज बोलोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पीटा जाएगा, समझे। और ट्रेडिशनली जो इंसान होते हैं उनके अंदर भरोसा होना चाहिए और औरतों के अंदर इज्जत होनी चाहिए, और यही हमारे जोशन का एक रास्ता है। वो सेक्स मैनियक बोलता है कि वेल, और ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें तुम्हें इतना उदास होना चाहिए। सोमन बोलता है वेल, ऐसा कोई सेज नहीं होगा जो ऐसी चीज बोलेगा, और तुमने बस ऐसे ही मुझे नई नई ऐसे फालतू में कहावत सुना रहे हो नहीं। और दूसरे सभी लोग सुन रहे हो तो एक और बंदा कहता अरे यार, और आज के दिन मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई। और वो लड़की बोलती कि हाँ, और वो बात तो अच्छे से करता है भले वो कैसा भी दिखता हो। सोमन मन में सोचता क्या कैसा भी दिखता हूँ। और आगे वो लड़की बोलती है कि बड़े भाई जोमुन, और प्लीज आप औरतों के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते,
और क्या तुम्हें खुद पर थोड़ी भी शर्म नहीं आती? और यहाँ तक कि एक जोसेन से आया हुआ गांव का बंदा भी औरतों की इज्जत करता है, और ये सच में तुम हमारे चाइना की बेइज्जती करवा रहे हो। और मतलब कि जो हमारा सोमन है वो जोसेन मतलब कि चाइना से बाहर से आया है, ऐसा समझ लो, और अभी वो चाइना के अंदर है। और सोमन बोलता है क्या? और एक गांव का बादशाह, क्या ये पागल है क्या? और वो सोचता है कि चलो और तुम बस देखो। और आगे सोमन बोलता है कि एक हमारे जोसेन के अंदर एक और कहावत है रूड लोगों को लेकर भी। और दूसरा वो ग्योंग म्योंग बोलता है कि आखिर वो क्या कहावत है? सोमन बोलता है कि हाँ, जो एक अच्छे से बिहेव नहीं करे ऐसी जो बकरी होती है उसके पिछवाड़े पर भी सींग निकल आते। और ये एक कहावत ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा सोचते कि वो बहुत ज्यादा महान है लेकिन बहुत ही ज्यादा बिना किसी तमीज के घमंडी एक्ट करते हो। और दूसरा एक बंदा कहता है, ओह क्या सच में ऐसी कोई कहावत है? और वो लड़की मन में सोती, हाँ, और तो तुमने वो बस मेरे सुनने के लिए कहा नहीं? और आगे वो लड़की बोलती, मुझे पता नहीं कि आखिर तुम्हारी दुल्हन कौन होगी लेकिन मुझे सच में उस पर दया आ रही है। सोमन बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनने के लिए नहीं बोलने वाला, तो चिंता मत करो। वो लड़की बोलती, हाँ, और क्या आखिर कोई मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे जैसे एक बारबेरियन की दुल्हन बनना चाहूंगी, जंगली की? सोमन बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की को एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा, और भले ही तुम एक किसी घोड़ा गाड़ी पर आओगी तो भी। और मैं तो अपनी जबान काट कर मरना ज्यादा पसंद करूंगा। तो वो लड़की बोलती, तुम बास्टर्ड, और तुम मरना चाहते हो? और वो अपनी तलवार निकाल कर बोलती कि मैं अभी तुम्हारी एक घटिया जीभ को खुद ही काट डालूंगी। और सोमन के गले पर तलवार लगा देती है। दूसरे सभी लोग देखकर चौंक जाते और सोमन कुछ बोल नहीं रहा होता है। और इसी के साथ में जो ग्योंग म्योंग होता है वो बोलता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, और अभी के अभी अपनी तलवार को वापस रख लो। और वो लड़की बोलती, लेकिन बड़े भाई इसने, तो वो उसका बड़ा भाई बोलता है, अभी के अभी कहा ना मैंने। तो वो लड़की वहां से रोते हुए भाग जाती है। सोमन बोलता है, बड़े भाई और मैं माफी चाहता हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। और ग्योंग म्योंग बोलता है, नहीं, और उस बच्चे के एक्शन ही गलत थे और तुमने कुछ गलत नहीं किया। और सोमन मन में सोचता है कि अगर ये वापस मुझसे इस तरह से कभी भी रूड बात करेगी तो मैं इन चीजों को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा आज की तरह, और मैं उसके ऊपर कदम रख रख कर उसको पीट डालूंगा, समझे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह का सीन जहाँ पर कि कुछ जहाज जा रहे होते और उन्हीं बड़े बड़े जहाज के अंदर सोमन भी होता है। वो बोलता है कि आखिर हमें नेमगोंग फैमिली तक पहुंचने से पहले और कितना ट्रेवल करना होगा? तो दूसरा बंदा बोलता है कि 3 दिन लगेंगे शिप से, और अगर तुम घोड़े पर जाओ तो बाद में उसके बाद में एक और दिन हमें जाना पड़ेगा, तब हम नेमगोंग फैमिली तक पहुंचेंगे। और आगे हम देखते हैं कि ऊपर जो आयरन ब्लड उड़ रहा होता है वो कुछ आवाज करने लगता है। सोमन बोलता है, आयरन ब्लड, और क्या हुआ? और आयरन ब्लड बार बार कुछ बोले जा रहा होता है और बोलता है, ओए, और अगर तुम बोर हो रहे हो तो नीचे आ जाओ, नहीं? तो आयरन ब्लड वापस आवाज किए ही जा रहा होता है। सोमन बोलता है कि आखिर आयरन ब्लड के साथ में क्या प्रॉब्लम है यार? और वो बोलता है, ओए, शिप को रोक डालो। और जिस तरह से आयरन ब्लड एक्ट कर रहा है तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। और तभी वो साइड में जाता और कुछ लोग बोल रहे थे, क्या यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट था क्या? और जरूर यहाँ पर कोई दुश्मन इधर उधर है क्या? और तभी वो जो लड़की होती है वो एकदम से जोर से चिल्लाती है, और दूसरे लोग कहते, क्या हुआ, क्या हुआ, और कुछ प्रॉब्लम है क्या? और जो वो लड़की होती है वो बोलती है, 1 मिनट, वो सामने देखो। और वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज है और बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। एक इंसान बोलता है कि ये तो सारी हमारे लाइट पाथ वाली ही फोर्स है, और जरूर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई होगी पैचन पैलेस की फोर्स और हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर इस सेंगहो रिवर के इधर अंदर। और एक जो बंदा था वो बोलता, तो नेमगोंग फैमिली वो भी? दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, इसके बारे में हम जल्दबाजी में डिसाइड नहीं कर सकते, जब तक कि हम लोग नेमगोंग फैमिली तक पहुंच ना जाए हमें आसपास में सब कुछ सावधान रहना होगा। सोमन बोलता है कि आयरन ब्लड बहुत अच्छे, और अगर और भी कुछ भी ज्यादा अजीब चीज हो हमारे रास्ते में तो प्लीज तुरंत मुझे बता देना, समझ गए? और आयरन ब्लड ऐसे ही इशारा करते हुए उड़ जाता है। आगे एक बंदा आता है, बोलता है कि वाह, और कितना ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर है, नहीं? और ये हमारी भाषा भी समझ सकता है और हमें किसी भी खतरे के बारे में वार्न भी कर सकता है। सोमन बोलता है कि मैं उसके साथ में तब से हूँ जब तक कि वो बच्चा था तब से, और इसीलिए वो मेरा दोस्त और परिवार दोनों है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर युद्ध की सबसे पहली लड़ाई, और हम एक कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ग्वी ग्योकजा जो कि पेचन पैलेस का एक तरह का कमांडर था, मतलब कि स्ट्रेटेजिस्ट, और ये इस लाइट पाथ के जितने भी लोग थे उनको मारने का इंचार्ज था। और दूसरा हमें बताया जाता है एक और इंसान जिसका नाम ग्योंग साहयोन है, और वो 1000 स्वॉर्ड एग्जीक्यूटर है, और वो एक सुपीरियर एल्डर कहा जाता है इस पेचन पैलेस का। और उसके बाद में अगला है हियोन वॉन गैंग जो कि पेचन पैलेस का गार्डियन है, और साथ ही में उस लीडर की एक तलवार के जैसे ही समझ लो। और 2 घोस्टली फेस्ट वाले जो ब्रदर्स है, और एक मोक्सा ह्योंग जो कि द हैंड ऑफ रीइंकार्नेटेड कहा जाता है। और ये सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। वहां पर एक असिस्टेंट आते हुए बोलता है कि रिपोर्टिंग, और जो ब्लैक फेस स्वॉर्ड है ली ग्वी और साथ ही में उसके जो 30 लोग हैं वो मारे गए हैं। एक इंसान बोलता है, क्या वहां पर भी यही हुआ? और जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो ये सुनता है और बोलता है, तो किसने सोचा होगा कि वो लोग भी अम्बुश करेंगे? और ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो लाइट पाथ वाले जो लोग होंगे वो कोई ऐसी चीज करेंगे। ये दूसरा वो जो ग्रेट एल्डर होता है वो बोलता है कि हाँ, और इसी से हमें पता चलता है कि आखिर वो लोग कितने ज्यादा अभी उनकी हालत खराब चल रही है। आगे वो स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है, लेकिन फिर भी हमने 100 से भी ज्यादा सिपाहियों को खो दिया है, और अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी जो फोर्स है उनकी जो मॉरल है, मतलब कि जो बहादुरी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक और बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे प्लान के इंचार्ज हो तो तुम अपना टाइम लो और अच्छे से प्लान बनाओ। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि हाँ,
और जो मैं इंचार्ज हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं तो बस अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो नेमगोंग फैमिली को खत्म करना है वो तुम लोगों के हाथों में, सुपीरियर एल्डर। और एक बंदा कहता है सुपीरियर एल्डर, और जो आप बस हमें हमला करने के लिए बोल दो, और इससे अगर हम लोग ज्यादा इंतजार करेंगे तो उनको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। एक और बंदा बोलता है कि हम लोगों ने अच्छे से आराम किया हुआ है तो हम लोग उन पर हमला करके उनको तुरंत खत्म कर सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है स्ट्रेटेजिस्ट, और सभी लोग हमला करना चाहते हैं लेकिन सही समय कब तो वो स्ट्रेटेजिस्ट खड़ा होता है और कहता है कि हम आज रात को ही हमला करेंगे, और उससे पहले तुम्हें जितने भी वो छोटे मोटे जो ग्रुप्स इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं उनको खत्म करना होगा। तो एक बंदा बोलता है कि मैं उनसे निपट लूंगा। दूसरा एक बंदा कहता है आखिर तुम कैसे लड़ोगे। तो वो बंदा बोलता है कि मैं उनकी अम्बुश टेक्निक का इस्तेमाल उनके सामने वापस इस्तेमाल करूंगा और उनको एक जाल में फंसा दूंगा। और एक और बंदा बोलता है कि एक्सीलेंट, और इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम काफी ज्यादा आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलो, और आज रात के हमें हमले को डिस्कस करना चाहिए नहीं। तो दूसरा एक बंदा बोलता है कि आखिर डिस्कस करने के लिए है ही क्या, और हम लोग बस जाकर उनसे हेड ऑन लड़ेंगे। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि वो लोग भी पूरी तरह से तैयार होंगे, और जितना मेरे जासूसों ने मुझे बताया उनके अनुसार नेमकुंग फैमिली के पास में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर कैंप भी है। एक बंदा बोलता है क्या कैंप। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि हाँ, और जो जुगे फैमिली के लोग हैं वो जरूर वहां पर होंगे। दूसरा बंदा कहता है तो आखिर उस कैंप से आगे चलने का कोई रास्ता नहीं क्या। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि इसमें समय लगेगा कि हम कैंप से निपटे, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हमारा समय जाएगा। एक बंदा कहता है तो आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो। तो स्ट्रेटेजिस्ट मुस्कुराता और कहता है कि मैंने एक सीक्रेट प्लान बनाया है उसके लिए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो कहीं पर एक डब्बा लाता है और उसको खोलते बोलता है कि ये है मेरा सीक्रेट प्लान। दूसरा एक बंदा कहता है एक मिनट, ये तो एक्सप्लोजिव है नहीं, और आखिर ये बारूद तुम्हें कहाँ से मिला। और यहाँ पर जो फेडरल लॉ है, कानून के हिसाब से एक्सप्लोजिव अलाउड ही नहीं है, बस मिलिट्री ही इस्तेमाल कर सकती है, इंपीरियल हमारे एम्परर के सिवाय और कोई नहीं। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा ये सुनने के बाद में मैंने इनको लिया ताकि मुझे ये पता चला कि नेमगोंग फैमिली के आसपास में कैंप है तब, और ये कानून के द्वारा फॉरबिडन है, लेकिन थोड़े से अमाउंट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जो ऑफिशियल्स है उनको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। सामने वाला सुपीरियर एल्डर बोलता फिर भी जो कैंप्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, और क्रूअल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वहां पर वो एक हेड एल्डर जैसा कोई होता है, वो बोल रहा था कि भले हम लोग बारूद का इस्तेमाल भी करें लेकिन जो कैंप्स होगी वो कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं होगी। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि अगर हम लोग कैंप के एक हिस्से को पूरी तरह से निपटा दे तो बाकी सारे लोग ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। हेड बोलता है कि हाँ, ये बात तो सच है। और तभी पीछे से आवाज आती है लेकिन उससे भी हमारी जीत की कोई गारंटी नहीं होती है, और जो नेमगोंग फैमिली की जो रेपुटेशन है वो नकली नहीं है। और हम देखते हैं कि ये ब्लड स्लेशर क्रॉप का लीडर होता है, और वो बोलता है कि हम लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो हेड एल्डर होता है वो बोलता है कि हाँ सही कहा, और क्योंकि जो नेमगोंग फैमिली है वो बहुत समय से एक नोबल फैमिली रही पिछले 500 सालों से, तो उनसे लड़ना मुश्किल तो हो गई। एक इंसान बोलता है कमांडर, और मैं फ्रंट लाइन का इंचार्ज रहूंगा। दूसरा एक इंसान बोलता तो मैं लेफ्ट से निपट लूंगा। और जो ब्लड स्वॉर्ड होता है वो बोलता है कि तो हम लोग राइट से निपट लेंगे। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि नहीं, जो ब्लड स्लेशर क्रॉप है वो यहाँ पर पेचॉन पैलेस की मेन फोर्स है, और इसीलिए तुम्हें शुरू में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। और जो ब्लड स्लेशर कॉर्प है और वो जाकर उनको फाइनल मोमेंट पर उनको खत्म कर देगी। और जो गार्डियंस है वो सब स्टूडेंट्स को लेकर जाओ जो डार्क पाथ के ऊपर हमला कर सकते हैं। एल्डर बोलता कि जो पाइचॉन पैलेस है वो ऑलरेडी सारे क्लेंस को एक कर चुका है, और इसका मतलब कि वो सभी हमारे साथी ही है। और एक इंसान आते बोलता कमांडर, और हमारे ब्लडलिस्ट एजेंट के द्वारा एक मैसेज आया नॉर्थ में से। जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो बोलता है ठीक है, और जब वो पढ़ता है वो बोलता है डेमिट। एक इंसान बोलता है आखिर ये क्या है। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि जो जस्टिस कॉलेज है वो सिपाहियों को इकट्ठा कर रहे, और साथ ही में जो एडवांस पार्टी है वो शिप से नीचे उतर चुकी है और यांगटेज रिवर को राइड करते हुए। और सामने वाला एल्डर बोलता है तो ये कुछ ज्यादा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर वो लोग यहाँ पर आ चुके, लेकिन इससे थोड़ा दिमाग खराब होगा यार। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि ये एक अच्छा चांस है, और वो लोग इसी तरह से भागते हुए नेमगोंग फैमिली की मदद करने के लिए आ रहे, और हम लोग उनका अम्बुश करके इंतजार कर सकते हैं और बाद में हमला कर सकते हैं छुप कर। और एल्डर बोलता है हाँ सही कहा, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक इंसान बोलता है मुझे जाना चाहिए, और क्योंकि ये कुछ ज्यादा बेकार चीज नहीं होगी अगर मैं वहां पर चला भी जाऊं तो, और मैं उनकी पूरी पार्टी को एक बार में खत्म कर दूंगा जो अभी मदद करने के लिए आ रही है। जो एल्डर होता है वो बोलता है कि जो एडवांस पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर तो होगी, और क्या तुम सच में इतने कॉन्फिडेंट हो। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि सुपीरियर एल्डर, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और कॉन्फिडेंट नहीं मैं पक्का कह सकता हूँ। तो एल्डर बोलता है कि हाँ एक्सीलेंट, और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जाओ यहाँ से। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि तुम ब्लड ब्रो ग्रुप को अपने साथ में लेकर जाओ। सामने वाला इंसान बोलता है क्या ब्लड ब्रो ग्रुप, और अगर तुम इतने ज्यादा सिपाही मुझे दे रहे हो तो मुझे और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और हमें बताया जाता द ब्लड ब्रो ग्रुप, और जो कि लाल आर्मर में होते हैं, और वो लोग बहुत ही ज्यादा 5 फीट वाले धनुष का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में लोहे के तीर का। और जब एक ग्रुप के अंदर ऐसे 10 लोग भी आ जाए तो वो लगातार रैपिड फायर इस्तेमाल कर सकते हैं।
और बाद में वो सबसे खतरनाक तीर चलाने वाली बैटेलियन है यहाँ पर डार्क पाथ की। और सामने वाला इंसान बोलता है चले तो मुझे जाकर कुछ चूहों को मार देना चाहिए। और सामने वाला एक और बंदा बोलता है कि हाँ, और मैं दूसरे सभी लोगों का शिकार करूंगा जाकर। इसी के साथ में हम देखते कि शाम को जब कहीं पर कुछ डार्क पाथ वाले ही लोग जा रहे होते, एक इंसान बोलता है सभी लोग थके हुए तो हमें कुछ पल के लिए आराम करना चाहिए नहीं। तो उनका लीडर बोलता है कि अगर हम लोग ज्यादा देर करेंगे तो हम लोग ये चीजों को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। एक और इंसान बोलता है कि हाँ, और अगर हम लोग एक और घंटे के लिए भागते रहेंगे तो हम मिलिट्री हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएंगे, और इसका नाम होता है पॉइजनस घोस्ट हैंड मा मूव बैक। और हम इसको बस पॉइजनस घोस्ट बुलाएंगे क्योंकि ये ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। और वो बोलता है कि जब हम लोग हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे तो हम लोग आराम कर सकते हैं। और जब वो जा रहा होता तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग पीछे मुड़ते तो कुछ लोग वहां पर मर चुके होते हैं। एक इंसान बोलता है ये दुश्मन है यार, और कोई चीज आकर एक और सिपाही को लगती है, और वो जो पॉइजनस घोस्ट होता है वो बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ और सर्कल बना लो। और एक इंसान बोलता है चलो दुश्मन को लोकेट करो यार। और एक जो सिपाही होता है वो मरे हुए को देखते हुए बोलता है वो किसी अनजान वेपन से मारा गया और जो कि किसी तरह के जहर में कवर था। और पॉइजनस घोस्ट बोलता है कि आखिर ये कौन है, और यहाँ पर एक कायर की तरह छुपना बंद करो और अपने आप को मेरे सामने लाओ। तो हम देखते हैं कि बाहर उन झाड़ियों में से एक और चीज आती है और पॉइजनस घोस्ट उससे लड़ते हुए बोलता है हाँ ये बस फालतू की ट्रिक्स, लेकिन साइड में और सुई जाकर लगती है और वो लोग मर जाते। पॉइजनस घोस्ट बोलता है कि बाहर आओ और तुम्हारे घटिया सरप्राइज अटैक बंद करो और मुझसे फेयर एंड स्क्वायर लड़ो। तो सामने से आवाज आती है कि हाँ, और आखिर तुम लोग कब से फेयर एंड स्क्वायर लड़ने लग गए, और यहाँ तक कि जो सड़क का कुत्ता है वो भी ये चीज सुनकर हंसने लगेगा तुम पर। तो वो पॉइजनस घोस्ट बोलता है तुम कौन हो। सामने वाला इंसान बोलता है कि मेरा नाम नेमगोंग जिन है। और पॉइजनस घोस्ट बोलता है कि ओह तो तुम साउथ के छुपे हुए ड्रैगन हो नहीं। नेमगोंग जिन बोलता है कि ये जगह तुम्हारी कब्र होने वाली है और हम लोग यहाँ पर तुम सभी लोगों को साथ में गाड़ देंगे तो तुम अकेले नहीं रहोगे, समझे। और पॉइजनस घोस्ट बोलता है तुम घमंडी बेवकूफ, और चलो देखते हैं कि आखिर ये चीज तुम तब बोल पाओगे जब तुम्हारा सिर जमीन पर पड़ा होगा। और वो बोलता भाई भाइयों, और जरा ध्यान से देखो, लाइट पाथ के जो लोग हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं और हमारे सामने से आगे, और ये लोग भेड़ की चमड़ी में भेड़िए है, और भाइयों आज के दिन हम लोग इनसे लड़ेंगे। और इसी के साथ में वो लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि पॉइजनस घोस्ट और साथ में जिन एक दूसरे से तलवार लड़ाते हैं और उनके सिपाही भी लड़े जा रहे होते हैं। और एक इंसान बोलता है कि मैं हुआंग बो जेंग जो कि हुआंग बो फैमिली से हूँ, और इसी के साथ में वो अपने हाथ में चीख हटा करते हुए एक हमला करता है और पीछे वाले लोग उड़ जाते हैं हवा में कुछ लोग तो। और जो घोस्ट होता है वो बोलता है कि ये हुआंग बो फैमिली की थंडर बोल्ट पाम आर्ट है और ये सच में डरावना है यार, और चलो भागने के लिए एक रास्ता बनाओ लेफ्ट की तरफ। और एक इंसान जब लेफ्ट में जा रहा होता है तो उनके सामने कोई आता है और वो एक लड़की होती है, वो बोलती है कि तुम लोग तो बस एक चूहे जैसे जो कि जाल में फंस चुका है, और ये भी हुआंग बो की छोटी सिस्टर होती है और इसका नाम हमें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो जाकर उन लोगों को मार डालती है। एक और इंसान जो कि पेंग क्लैन से आए होते हैं दो भाई, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ, और हमारा है भाई पेंग क्लैन भी यहाँ पर आ चुका है, और वो लोग जाकर और लोगों को मारने लगते हैं। और जो वो घोस्ट होता है वो अपने साथियों को मरते हुए देखता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और मुझे पता था कि हम डिसएडवांटेज में, लेकिन इतना ज्यादा, और लगता है कि आज के दिन हम यहीं पर मारे जाएंगे यार। और ऐसे कर करके हम देखते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके होते हैं और बस घोस्ट ही बचा होता है। जिन बोलता है कि तुम्हारे सारे साथी आगे जा चुके हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे, तो हमें जल्दी से इसको खत्म कर देना चाहिए नहीं। तो वो घोस्ट कहता है कि हाँ, और उसकी तरफ भागते हुए बोलता है कि ह्यूमन हेड ब्लेड। और जब वो एक तलवार से हमला करता है, जिन उसको डॉज करते सोचता है कि जो सबसे पहले स्ट्राइक है वो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए और एक फॉल्स स्ट्राइक है, नकली। और सामने वाला वो घोस्ट एक और हमला करता है और जिन मन में सोचता है सेकंड स्ट्राइक भी एक फॉल्स स्ट्राइक, और मुझे ये साइड में ले जाकर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। और घोस्ट सोचता है कि बस हो गया और तुम गए काम से, लेकिन जिन उसके पीछे पहुंच जाता है और घोस्ट मन में सोचता तो ये एक ट्रैप था। और जब जिन उसके पीछे आता है और बोलता है कि हाँ, और अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो और इससे काम नहीं चलेगा, और वो पीछे से मारकर घोस्ट को भी मार डालता है। घोस्ट बोलता है डैम इट यार, और ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, और वो मर जाता है। और जो पेंग फैमिली का एक बंदा होता है बोलता बहुत अच्छे, और हमने सच में इनको आसानी से फिनिश कर दिया यार। जिन बोलता है कि ये सभी लोगों की मदद के कारण हुआ। एक जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये सब कुछ ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग थके हुए थे, वरना वैसे वो लड़ने में काफी ज्यादा अच्छे तो थे ही। एक इंसान बोलता है कि हाँ सही कहा, और तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो पीछे वाला दूसरा वो पेंग जो उसका भाई होता है वो बोलता है हाँ, और सही कहा, और अगर ये उसकी बात हो तो तुम तो सच में कुछ भी बोलोगे नहीं, और जिस तरह से तुम शर्मा रहे हो भाई, और क्या तुम्हारा उस पर क्रश है क्या। और वो लड़की बोलती है अरे रे, और वो पेंग बोलता है कि ओए, और इसका कोई ये सब बकवास है यार। दूसरा एक बंदा कहता है ओए उसको चिढ़ाना बंद करो यार, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। एक और बंदा कहता है कि आखिर उसके उस प्यारे उस प्योर लव को कौन ब्लेम कर सकता है। और तभी उन लोगों को आवाज आती है जितना चाहो उतना हंसो, क्योंकि ये आखिरी बार है तुम्हारी जिंदगी में जब तुम हंसोगे। और तभी जिन बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, और तभी हम देखते हैं कि पेड़ों के वहां से एक जो एल्डर्स में से ही एक होता है और उसका नाम होता है हियोन वॉन गैंग, और हम इसको बस वॉन गैंग बुलाएंगे। और वो वहां पर आता है और उसके बहुत सारे साथी भी होते हैं उन पेड़ों के अंदर से आए हुए, और जो जिन वगैरह होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं। वॉन गैंग बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर सारे एरिया को इधर उधर देख लिया है, और क्योंकि तुम लोगों को हम पिछली रात से ढूंढे जा रहे थे और पूरे एरिया को देख लिया, और तुम लोगों को ढूंढना
और इस तरह से तुम लोग मिल गए तो इससे सच में काफी ज्यादा हमारा काम आसान हो गया। वो लड़की बोलती 1 मिनट, और क्या तुम यूनलो वैंग की तलवार वॉन गैंग हो क्या? और सभी लोग वो सुनकर चौंक जाते हैं। वॉन गैंग बोलता ओह, और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और मुझे इसकी उम्मीद तो थी नहीं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, और क्रोल मोरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉन ग्योंग बोल रहा होता है कि हो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी यार। और हमें बताया जाता है इसका नाम वॉन गैंग, और ये डार्क पाथ के उधर ग्रो अप हुआ था। और ये बहुत ही ज्यादा 20 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर बन चुका था। और ये एक लेजेंडरी फिगर है जो कि बस पेचोन पैलेस के लीडर के सामने ही अपने घुटने टेकता है, जू यांग पोंग के साथ में। और वो जो लड़की थी वो मन में सोची कि जो उसकी येनलो वैंग स्वॉर्ड है और उसका जो आर्ट है, वो यहाँ तक कि जू यांग पोंग भी वो देखकर चौंक चुका था। जिन मन में सोचा कि भले वो डार्क पाथ से और पेचोन पैलेस का एक गार्डियन है, लेकिन उसका जो वफादारी वाला नेचर है उसको यहाँ तक कि हमारे लाइट पाथ में भी बहुत ज्यादा लोग इसको मानते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक स्पिरिट है, लेकिन इसके स्पिरिट के सामने हमारा भी दम घुट रहा है। वॉन गिंग वहां पर बोलता है कि मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो तुम लोग सरेंडर कर दो और मैं तुम लोगों की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और वो सभी लोग ये सुनकर थोड़े गुस्सा होते हैं, और एक बंदा मन में सोचता है कि भले हम लोग मर जाए लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे। और वॉन गैंग बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम मौत को चुनते हो तो आखिर सबसे पहले मुझसे कौन लड़ेगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम लोग सभी साथ में भी हमला कर लो। जिन मन में सोचता है कि भले उसके अंदर से हमें ताकतवर की फीलिंग आ रही हो, लेकिन हम लोग भी महान नेमगोंग क्लैन के एक डिसेंडेंट है और हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। और जिन बोलता है कि सबसे पहले आपसे मुझे थोड़ी टीचिंग लेनी चाहिए, और मैं नेमगोंग जिन और मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ नेमगोंग गा का। और सामने वाला वॉन गैंग बोलता है और तुम नेमगोंग सियोंग के पोते हो हाँ? और मैं एक सीक्रेट उसका फैन हूँ यार, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और चलो ठीक है, तो चलो हमें अब तुम्हारी स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है वो भी देख लेना चाहिए नहीं। और इसी के साथ में वो दोनों भी आमने सामने खड़े होते हैं। जिन मन में सोचता है कि ये एक ऐसा दुश्मन है जिसको कि सबसे महान वॉरियर्स में से एक कहा जाता है, और मैं थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकता। और वो बोलता है कि इन्फिनिट हेवन स्वॉर्ड आर्ट, और पता नहीं क्यों ये मूव्स के नाम चिल्ला के हमला कर रहा है। मेरे को ये चीज तो कभी सेंस ही नहीं बनता है। और तभी वो ऊपर से कूदता है और वॉन गैंग पर एक हमला करता है। वॉन गैंग आराम से उसको डॉज कर लेता है, और जिन एक और अगले हमले का नाम लेता है और बोलता है कि लिमिटलेस स्ट्राइक, और बहुत बड़ा नाम होता है, मैं छोटा सा ही नाम ले रहा हूँ। और जब वो एक और दूसरा हमला करने के लिए बढ़ता है तो वॉन गैंग उसको भी थोड़ा सा मोड़ कर डॉज करता है। और हम देखते हैं कि सामने से जब जिन बहुत सारे गोले से हमला कर रहा होता चीज है, तो बोलता है कि हाँ स्प्लेंडेड, लेकिन तुम्हारे पास में उस स्किल की कमी है जिससे कि तुम मुझसे लड़ सको, समझे। और वो भी एक हमला करता है और दोनों की स्किल्स टकराती है, और जो वॉन गैंग होता है वो उसको जमीन पर पटक देता है। और जिन थोड़ा सा पीछे जाता है और वो मन में सोचता डैम इट, और क्या उसको हराना इम्पॉसिबल है क्या? और वो मन में सोचता लेकिन मैंने अभी तक इसको पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। और वो बोलता है इन्फिनिट हेवन स्वॉर्ड आर्ट्स और हेवनली हारमोनी, और इसी के साथ में वो एक घूमता हुआ हमला करता है। और वॉन गैंग बोलता है कि हो बहुत अच्छे। लेकिन जब वो वापस एक हमला करता है तो जिन वापस थोड़ा पीछे धकेला जाता है, और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में जिन के मुंह से खून निकल रहा होता है, और दूसरे लोग देखते हुए सोचते हे भगवान। और जिन मन में सोचता है कि वॉन गैंग, और वो सच में अपनी रेपुटेशन के लायक है यार। वॉन गैंग बोलता है कि जो स्किल मैंने अभी भी परफॉर्म की है उसको येनलुओ वैंग की प्रेजेंस कहा जाता है। और जिन बोलता है कि मुझे ये दिखाने के लिए थैंक यू। वॉन गैंग बोलता है कि जो तुम्हारी तलवार है ये भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी जो सहने की स्किल्स वगैरह वो मेरे सामने नहीं टिक सकती थी अभी। और सामने वाला वो जिन बोलता है कि हाँ। और वो जब नीचे गिरने वाला होता है तभी एक बंदा उसको आकर पकड़ता है और बोलता है कि 1 मिनट, और हमें एक ऐसा दुश्मन मिल जाएगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, और हम लोग इस तरह से पकड़े नहीं जा सकते। और वो ची का इस्तेमाल करके सबको बोलता है कि मैं उसको चैलेंज करूंगा, तो तुम लोग ब्रदर नेमगोंग को लेकर जाओ यहाँ से, और जैसे ही मैं उस पर हमला करूँ तो तुम लोग यहाँ से भाग जाना। और वो लड़की बोलती बड़े भाई मैं भी। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि नहीं, और तुम यहाँ से हिलना भी मत। और भले ही ये मेरे लिए मुश्किल होगा जीतना, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारूंगा भी नहीं। और आगे वो बोलता है कि मियोन हो और मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना, और तुम सभी लोग अलग अलग हो जाना, और हो सके उतने लोग जिंदा यहाँ से बच के भागने की कोशिश करना। और क्योंकि जो टैंक ब्रदर्स है वो सबसे ज्यादा स्किल वाले भागने की टेक्निक्स में, तो मैं ब्रदर नेमगोंग को तुम्हारे साथ में छोड़कर जा रहा हूँ, और मेरे हमले को एक सिग्नल के रूप में समझना और सभी लोग साथ में मूव करना। और आगे वो बोलता है चलिए, और अब मैं आपसे लड़ूंगा, और मैं हुआंग बो जेंग हो जो कि हुआंग बो फैमिली से हूँ, और हम इसको बस जेंग बुलाएंगे। वॉन गैंग बोलता है कि ओ और कितनी बेकार चीज है नहीं, और मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं लड़ने वाला समझे, और मैं अपनी पूरी ताकत का ही इस्तेमाल करूंगा। तो वो जेंग होता है वो बोलता ठीक है, तो चलिए मैं पहले शुरू करता हूँ। और इसी के साथ में वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है, और ची का इस्तेमाल करके चिल्लाता कि अब जल्दी करो। और सभी लोग वहां से भागने लगते, और जब वो सभी लोग अलग अलग रास्ते की तरफ भागने लगते और कुछ लोग बोलते जल्दी से उनको पकड़ो, तो तभी जो जेंग होता है वो उनको देख रहा होता है, और
वॉन गैंग बोलता है कि ओह, और क्या ये कारण कि तुम इतना ज्यादा ये ऐसे थोड़े बहुत हिचकिचा रहे थे? तो जैंग बोलता है कि हमारे पास में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि हम एल्डर आपको हरा सके, और इसलिए हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं, बस भागना पड़ा। तो वो एल्डर बोलता है कि ओह, लेकिन क्या वो सच में यहाँ से भाग पाएंगे? तो जैंग बोलता है कि ये चीज तो मैं उन पर छोड़ देता हूँ। वॉन गैंग बोलता है कि ठीक है चलो, तो अब तुम्हें भी अभी आगे चलना चाहिए और देखना चाहिए ना कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो जैंग बोलता है मैं समझ गया, और वो मन में सोचता है कि भले मैं कौन सा भी आर्ट इस्तेमाल करूं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उससे जीत सकता हूं, और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं उसके स्टैंड को भी तोड़ पाऊंगा, क्योंकि उसकी टेक्निक्स कितनी ज्यादा ताकतवर है वो देखते हुए। लेकिन फिर भी, और आखिर मैं कब से इतना सोचने लगा, और सबसे ताकतवर आर्ट जो कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। और वो बोलता है थंडरबोल्ट स्काई डिस्ट्रॉयर, और वो एक हमला करता है जिससे कि जमीन के नीचे से होता हुआ हमला जा रहा होता है। और सामने वाला वोंग गैंग भी बोलता है कि ठीक है और चलो, और इसी के साथ में वो एक हमला करता है, और दोनों के जब हमले टकराते तो जैंग थोड़ा दूर उड़ जाता है, और वो सोचता है कि प्लीज और तुम लोग जिंदा बच जाना, और ऐसा बोलते हैं वो नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो वो एल्डर होता है वो बोलता है चलो, वो अभी तक मरा नहीं होगा, तो तुम्हें इसको हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में ले जाना चाहिए। दूसरे लोग बोलते समझ गए। और इसी के साथ में हम नेमगोंग फैमिली के सीन को देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग वहां पर चल के जा रहे होते, और तभी एक इंसान भागते हुआ था और कहता फैमिली एल्डर और फैमिली लीडर। तो वो जो एक बंदा होता है वो बोलता है आखिर क्या हुआ? तो वो सामने वाला इंसान बोलता है कि पेचन पैलेस ने एक इंसान को भेजा है। तो जो एक इंसान होता है लीडर के साथ में, वो बोलता है क्या, किसको भेजा है, और आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो लीडर बोलता है कि एक एनवॉय उसको यहाँ पर बुलाओ। और तभी हम देखते हैं कि सामने से एक इंसान चल के आता है, और जब वो वहां पर खड़ा होता है बोलता है मेरा नाम यून से चोंग है, और मैं पेचन पैलेस के डार्क एनर्जी हॉल का मास्टर हूँ। और नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता हो, और तुम फेमस फ्लाइंग स्वॉर्ड ऑफ डेथ हो नहीं? तो सामने वाला वो फ्लाइंग स्वॉर्ड डेथ बोलता है कि ओह, ये तो बस एक फालतू का नाम है, मुझे ऐसे मिल गया। लीडर बोलता ठीक है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो स्वॉर्ड डेथ बोलता है कि मैं यहाँ पर एक मैसेज देने आया हूँ हमारे पेचन पैलेस के कमांडर के तरफ से, और यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स है डार्क पाथ क्लैन के, जिन्होंने कि यहाँ पर इकट्ठा हुए, और यहाँ पर बहुत ही कम चांस है कि तुम्हारा लाइट पाथ जीतेगा, और इसलिए पेचन पैलेस वो ऐसा क्लैन नहीं जो कि जिसको खून इतना भी ज्यादा पसंद हो, और हम लोग पीछे हट जाएंगे अगर तुम सरेंडर कर दोगे और वादा करो कि तुम 3 सालों तक अपने गेट को बंद कर दोगे, और अगर एक लड़ाई शुरू होगी तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, और सरेंडर करना एक इकलौता रास्ता है ताकि तुम नेमगोंग फैमिली और साउथ के सारे लाइट पाथ को बचा सको। तो नेमगोंग फैमिली का लीडर जोर जोर से हंसने लगता है, और आगे वो गुस्सा होता बोलता है सरेंडर, और हमारे गेट को बंद कर दो 3 साल के लिए, और क्या तुम मजाक कर रहे हो? और मैं यहाँ पर अपना गला कटवा के यहाँ पर अपनी कंडीशन को ऐसे एक्सेप्ट कर लूंगा मरना, लेकिन अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ। सामने वाला इंसान बोलता है कि तुम्हें इसके लिए पछतावा होगा। नेमगोंग का लीडर बोलता है कि मुझे ये पता है, और जो ये पछतावा होगा वो तुम पर भी अप्लाई होगा, समझे? तो सामने वाला इंसान बोलता है तो हम लोग वापस मिलेंगे। लीडर बोलता है कि हाँ, और मैं भी इंतजार करूंगा, तो तुम अपनी सारी फोर्स को अच्छे से तैयार करके लाना। और इसी के साथ में वो डेथ स्वॉर्ड वहां से चला जाता है, और हमें पता जाता है कि जो पेचन पैलेस के जो ग्रुप होते हैं उनके कैंप का सीन, और जहाँ पर सभी एल्डर वगैरह बैठे होते हैं, और वो स्ट्रेटेजिस्ट हंस रहा होता है, और वो बोलता है कि हाँ, और ये सरेंडर करने के वो चीज को तो वो मना करने वाले थे, ये मुझे पता ही था। और जो डेथ स्वॉर्ड होता है वो बोलता है हाँ, तो आखिर मुझे ऐसे भेजने का मतलब ही क्या निकला अगर तुम्हें पता ही था कि वो मना करेंगे? तो स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि कुछ नहीं, और क्या मुझे ये बोलना चाहिए कि ये तो एक ताकतवर की ड्यूटी है, या फिर ये एक आजादी है ताकि मैं उन लोगों को सरेंडर को रेकमेंड करूँ नहीं? और डेथ स्वॉर्ड मन में सोचता है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है वॉरियर की जगह पर, तो मुझे सच में समझ नहीं आता है कि आखिर, क्योंकि जो एक स्ट्रेटेजिस्ट होता है उसकी ड्यूटी होती है कि सामने वाले के घर को ठेस पहुंचाए। और सुपीरियर एल्डर बोलता है तो आखिर अब हम लोग, तो सुपीरियर एल्डर बोलता है तो आखिर हम लोग हमला कम करेंगे। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि सुपीरियर एल्डर, और मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया, तो हम लोग अभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं हमें कब हमला करना है। तो सुपीरियर एल्डर बोलता ठीक है, तो मैं समझ गया, और हम लोग हमला करेंगे जैसा हमने शेड्यूल किया है। और जो ये दोनों तुम भाई हो, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ यस सुपीरियर एल्डर। तो एल्डर बोलता है कि हाँ, और सारे सिपाही को इकट्ठा करो और अभी नेमगोंग फैमिली की ईस्ट साइड पर तुरंत हमला कर लो। और वो लोग बोलते समझ गए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, तुम लोगों को तो मेन कैरेक्टर 2 एपिसोड से दिखाई नहीं, तो तुम लोग थोड़ा दिमाग तुम्हारा भी खराब हो रहा होगा नहीं। हेलो दोस्तों, और क्रूल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुपीरियर एल्डर सभी लोगों को बोले जा रहा होता है कि मा ग्योक और डोक पाइजोन अलग अलग लोगों के नाम, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ सुपीरियर एल्डर। सुपीरियर एल्डर बोलता है कि तुम लोग नेमगोंग फैमिली के वेस्ट साइड पर हमला करोगे। आगे वो बोलता है कि नया केक होता है वो बोलता है हाँ सर। सुपीरियर एल्डर बोलता है तुम और जो ब्लड स्लेशर क्रॉप है वो लोग हमारे हेडक्वार्टर की रक्षा करोगे, और साथ ही में जो डार्क एनर्जी हॉल है वो मुझे फॉलो करेंगे और फ्रंट लाइन में आगे हमला करेंगे। और वो दोनों भी बोलते हैं कि हाँ सर। और हम नेमगोंग फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोलता है कि वो लोग कुछ ज्यादा शांत नहीं, और मैंने तो सुना था कि वो लोग यहाँ पर आसपास में कहीं इकट्ठा हुए। जो नेमगोंग फैमिली का लीडर होता है वो बोलता है जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके अनुसार वो लोग अभी एक हमला करने के चांस को ढूंढ रहे हैं।
दूसरा एक एल्डर बोलता है कि लेकिन वो इतनी भी आसानी से हमला नहीं कर सकते, और जो जूगे फैमिली के लीडर है उन्होंने 5 एलिमेंट वाली फॉरबिडन क्लैन की स्पेल डाली हुई है, और इसीलिए वो लोग यहाँ पर सरप्राइज हमले करने में सोच भी नहीं सकते। तो एक जूगे जोंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ये आप मेरे कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। और इसी के साथ में हमें पता चलता 5 एलिमेंट जो कि फॉरबिडन चेन्स कैंप है, और आग, पानी, ऐसे अलग अलग चीजें, और इन सभी चीजों को फाउंडेशन में रखते हुए एक फॉर्मेशन बनाई गई होती है, जिससे कि बहुत बड़ी सी स्पेस बन जाती है। और जब कोई इंसान उस जगह के अंदर आता है तो या तो स्पेल जो कास्टर होता है वो मिराज और इल्यूजन बना सकता है, लेकिन इससे फिजिकल डैमेज तो दी नहीं जा सकती, लेकिन उससे उनको भटकाया जा सकता है। एक इंसान जो उसमें फंसा था बोलता है यार, और हम सर्कल्स में घूम रहे हैं और कोई एग्जिट है ही नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है उन बारूद से, और सभी जो नेमगोंग फैमिली में लोग होते हैं वो सुनकर चौंक जाते हैं। एक इंसान बोलता आखिर ये क्या, और तुरंत पता करके आओ। दूसरा इंसान आता है बोलता है फैमिली लीडर, और ये बहुत बेकार चीज है। लीडर बोलता है आखिर सिचुएशन क्या है। वो सामने से जो इंसान आया था वो बोलता है एक एक्सप्लोजन हुआ था, और वो पेचन पैलेस की जो एक साइड है वो पूरी तरह से वहां पर एक स्पेल जो था वहां पर तबाही हुई है, और पेचन पैलेस की फोर्स वहां पर स्पेल के अंदर आए जा रही है, और एक्सप्लोजन के अंदर जो धमाका हुआ उससे जो जगह खुली उससे होते हुए। जो लीडर बोलता क्या, और एक्सप्लोजन, और वो लोग पागल है क्या, और आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। दूसरा इंसान बोलता क्या, और आखिर मैंने एक्सप्लोजिव्स के बारे में सोचा क्यों नहीं यार, और जो ऑफिशियल्स है उन्होंने उसको फॉरबिडन कर दिया, तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। जो लीडर होता है वो बोलता है कि जो ऑफिशियल है उन्होंने ऑलरेडी गोल्स वगैरह ले ली होगी नहीं, और अभी वो लोग अपने इविल इन्फ्लुएंस को यहाँ पर बढ़ा रहे। और हम देखते हैं कि बाहर हॉल का सीन, जहाँ पर कि नेमगोंग ग्यूम बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर हार जाएंगे तो यहाँ पर जो साउथ रिवर की जो जगह है, यहाँ पर जितने भी लाइट पाथ के क्लैन है सब खत्म हो जाएंगे, और हम नेमगोंग फैमिली हमें यहाँ पर रहना होगा और आगे चलकर लड़ना होगा। और साथ ही में जो लेफ्ट वाली जगह है वो हेबे पेंग क्लैन हैंडल करेगा, राइट वाली जगह डैंग फैमिली और साउथ के लाइट पाथ वाले हैंडल करेंगे। और आखिर हम में से अब कितने लोग जिंदा बच पाएंगे, और नहीं कोई भी मरना मत, और हमें वापस साथ में मिलकर जीतना होगा, और हमें जीत की तरफ जाना होगा। और इसी के साथ में सबका हौसला बढ़ा रहा होता है। और आगे वो लीडर बोलता है तुमने हमारे फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, राइट। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ ब्रदर, और मैंने ऑलरेडी फैमिली मेंबर्स को आसपास में गांव में भेज दिया है, और हमारे जो परिवार वाले उन्होंने ऑलरेडी भी यांगटेज रिवर को क्रॉस कर दिया होगा, लेकिन जो हमारी तीसरी सिस्टर इन लॉ है वो अभी भी यहीं पर है। और लीडर बोलता है कि वेल, वो शेंजी की सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर है, ली जा जेंग की बेटी, और उसकी जो स्किल्स के लेवल है वो बड़े भाई सू मिन से भी ज्यादा बेहतर है, तो वो हमारी काफी मदद कर पाएगी। और हम नेमगोंग फैमिली के वेस्ट गेट का सीन देखते हैं, जहां पर कि बहुत सारे लोग हमला करने के लिए बढ़ रहे होते, और एल्डर्स भी उनकी तरफ बढ़ते हुए हमला करते, और उन लोगों की लड़ाइयाँ चले जा रही होती, और बहुत सारे लोग इधर उधर मारे जा रहे होते। और इसी के साथ में हम देखते कि एक इंसान बोलता है मुझे पता था कि जो 5 महान फैमिलीज है वो ताकतवर थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि हमें इतना ज्यादा पीछे धकेल दिया जाएगा। दूसरा इंसान बोलता है लगता है कि जो हमारी फोर्स है वो उनको 5 महान फैमिलीज के वॉरियर्स के जो चुने हुए वॉरियर्स है उनसे लड़ना पड़ रहा है, और इसलिए उनको मुश्किल हो रही है। और वो लोग बोलते चलो और सभी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दो। और हम देखते हैं कि नेमगोंग फैमिली के ईस्ट गेट का सीन, जहाँ पर भी लड़ाई चल रही होती है, और एक इंसान बोलता है सभी लोगों को मार डालो। और एक इंसान जो कुल्हाड़ी वाला होता है वो बोलता है कि हाँ, और ये दोनों पेचन पैलेस के वो ब्रदर्स होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जब ये सभी लड़ाई चल रही होती है तो कहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर, जिसको हमने कई चैप्टर से नहीं देखा, वो हमें दिख रहा होता है, और उसका ग्रुप कहीं पर जा रहा होता है। एक इंसान बोलता है 1 मिनट, और ये तो एक कबूतर है मैसेज वाला। और जब वो वहां पर उस कबूतर की चिट्ठी को देखता है वो बोलता है चलो, और लेटर्स को देखते हुए लग रहा है कि जो नेमगोंग फैमिली वो अभी भी सहती जा रही है उनके हमलों को। दूसरा इंसान बोलता है और नेमगोंग फैमिली पक्का हमारे साउथ के लाइट पाथ के लिए एक इकलौती उम्मीद है। दूसरा वो जो सामने वाला इंसान होता है बोलता चलो, और लाइट पाथ की जो जितने भी फोर्स है उनके सबके कॉम्बिनेशन को देखते हुए लग रहा है कि जो पेचन पैलेस का ऑल आउट अटैक है उसको भी एक बार के लिए रोक दिया गया है। एक इंसान बोलता आखिर कितने नुकसान हुआ है। दूसरा इंसान बोलता है कि जो लाइट पाथ है उनको 100 के आसपास लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो डार्क पाथ है उनके कुछ 300 के आसपास डेड बॉडीज वहां पर रही और वो भाग गए हैं। और हम लोग अभी बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम थोड़े आराम से जा सकते हैं। एक जो वो सेक्स मैनियक होता है वो बोलता है सोमुन, और आखिर तुम्हें पता है आखिर वो क्या है। सोमुन बोलता है कि मैं कुछ पक्का कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर एक नदी जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका अंत नहीं दिख रहा है। वो इंसान बोलता है कि ये द फेमस डोंगटिंग लेक है। और तभी हम देखते हैं कि जो एक बेगर सेक्ट का लॉर्ड होता है वो बोलता है कि ये डोंगटिंग लेक के अंदर 3 महान टावर्स है, जिसके अंदर यूएन टावर भी है, और जो येलो क्रेन टावर है, और साथ ही में पेविलियन प्रिंस टैंक भी है। और ये जो सबसे बेस्ट 3 क्रेन टावर में से एक है, और जो यहाँ तक कि मेरे जैसा एक बेगर भी यहाँ पर इसकी ब्यूटी को समझ सकता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी वो येलो क्रेन्स वगैरह थे सब यहाँ से बहुत पहले जा चुके हैं, लेकिन बस अब उनका टावर ही बचा है। और जब येलो क्रेन जा चुका है तो वापस कोई नहीं आया था, और बस ऐसे आसमान में बस बादल दिख रहे होते। और हम देखते हैं कि एक इंसान सोमुन के साथ में जाते हुए बता रहा होता है कि जो ये नदी है बहुत ज्यादा क्लियर है, और यहाँ पर शाम के समय पर तो मेरा जो होमलैंड ले है वहां पर जो रिवर है वो भी इसी तरह से दिखते है, और उससे मुझे देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है, कोहरा वगैरह देखकर। और बेगर सेक्ट का लीडर भी वहां पर उसी टावर की तारीफ किया जा रहा होता है। सामने वाला वो दूसरा बेगर का जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ सही कहा एल्डर,
और एक इंसान बोलता क्या तुम्हें इस पोएम के बारे में पता है? सोमन बोलता नहीं। वो इंसान बोलता तो क्या तुम्हें ली बेई के बारे में पता है? सोमन बोलता कि मुझे लगता है मैंने उसके बारे में सुना तो है। एक और इंसान बोलता क्या और उसको ली बेई के बारे में भी नहीं पता है? सोमन मन में सोचा डैम इट यार, और आखिर ये ली बेई है कौन? मतलब कि वो चाइना का कोई महान सा कवि होगा जिसके बारे में सोमन को नहीं पता, क्योंकि वो चाइना से है ही नहीं। और वो मन में सोचा है कि क्या वो किसी तरह का फेमस राजा है क्या, मिंग डायनेस्टी का? और एक लड़की बोलती कि हाँ, और आखिर तुम इस जैसे इंसान से क्या ही उम्मीद रखोगे, और तुम्हें क्या लगता है कि जो गांव से आया हुआ एक बंदा है उसको अमेजिंग जो कवि है हमारे चाइना के अंदर पैदा हुआ उसके बारे में कुछ पता होगा क्या? और सोमन मन में सोचा वो वापस मुझे गुस्सा दिला रही है, और तुमने अभी तक अपने लेसन को सीखा नहीं है नहीं। और सोमन उस लड़की के पास में जाते हुए बोलता क्या तुम्हें पता है जो प्योंग और जियोंग मोंग जू है? वो लड़की बोलती क्या और आखिर मैं किसी ऐसे इंसान को क्यों जानती होंगी? सोमन बोलता अरे अरे, और तुम्हें नहीं पता? और आखिर किसने सोचा होगा कि यहाँ पर ऐसा कोई घमंडी इंसान होगा जिसको कि इन दोनों इंसानों के बारे में भी नहीं पता होगा जिन्होंने की हमारे वहाँ की जो जगह है उसकी इज्जत को बचाने के लिए लड़े थे? वो लड़की बोलती क्या और आखिर मुझे तुम्हारे देश वाले किसी के बारे में क्यों ही पता होना चाहिए? सोमन बोलता तो आखिर मुझे भी चाइनीज कवि के बारे में क्यों पता होना चाहिए? वो लड़की बोलती हाँ, चाइना इस दुनिया का सेंटर है और इसलिए इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए। सोमन बोलता ओहो, तो सभी लोगों को फेमस चाइनीज लोगों के बारे में पता होना चाहिए नहीं? वो लड़की बोलती बिल्कुल। सोमन बोलता है तो तुम्हें तो यह भी पता होगा ना कि जो शाओलिन का जो टेम्पल का सबसे टॉप प्रीस्ट है वो बाथरूम कब जाता होगा? वो लड़की बोलती क्या और आखिर मुझे ये कैसे पता होगा, तुम बकवास करना बंद करो। सोमन बोलता है हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि जो ली बे का पता होना वो सबको पता ही होना चाहिए। वो लड़की बोलती कि हाँ, लेकिन आखिर इसका शाओलिन के टेम्पल के चीफ प्रीस्ट के साथ में क्या लेना देना है? सोमन बोलता है कि जो मार्शल आर्ट का सेंटर है वो शाओलिन टेम्पल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान शाओलिन टेम्पल में चीफ प्रीस्ट है, तो इसका मतलब कि तुम्हें भी उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए नहीं? ये बात तो मैंने सही कही। वो लड़की बोलती मैं स्पीचलेस हूँ यार, और आखिर किस तरह का इंसान ऐसा कुछ बोलेगा? और इसी के साथ में वहां पर कोई आता बोलता पेलाटून लीडर और जो 3 वॉरियर्स है जो कि रेडिन पार्टी का हिस्सा थे और जो नेमगोंग फैमिली से वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो शराबी मैनियक होता है वो बोलता है ठीक है चलो मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि बेगर सेक्ट का जो एल्डर होता है वो भी वो सब देख रहा होता है, और जो नेमगोंग जिन होता है उसको चोट लगी होती है और 2 लोग उसको पकड़कर यहाँ पर लेकर आए होते। वो इंसान बोलता है कि वाह, और तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुम वहां से वोन गैंग से बच के निकल गए और तुम सच में उसके दुश्मन नहीं हो, सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, और क्रूल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एक इंसान हमारे सोमोन की पार्टी का लीडर होता है वो बोलता बहुत अच्छे, और उसके सिवाय जो तुम जिंदा हो ये चीज तो अच्छी है, और चलो अब नेमगोंग फैमिली में साथ में चलते। बेगर सेक्ट का एल्डर भी बोलता चलो और एक घोड़ा गाड़ी को तैयार करो, जिन लोगों को चोट लगी उनको उस पर लेकर चलते। और इसी के साथ में वो लोग वहां से वापस आगे निकलने लग जाते। और जब वो लोग जा रहे होते एक इंसान बोलता है कि ये जगह, इसी जगह पर सबसे जो महान जो बुद्धा थे उनके यहाँ पर स्टेचू बनाया गया था। दूसरा इंसान बोलता है कि हाँ, और जो इस एक साइड की जो क्लिफ है वो उसको बुद्ध के शेप में बनाया गया जो कि आसमान की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं और दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है। सोमन बोलता हो और मैं भी ये देखना चाहूंगा यार। और तभी वो मन में सोचा एक मिनट आखिर ये क्या है? और आगे सोमन मन में सोचा कि ये सेम फीलिंग है जो कि मुझे पिछली बार भी लगी थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। सोमन बोलता है कि मुझे लगता है कि वहां पर उस पहाड़ की चोटी पर कोई है। दूसरा वो सेक्स मैनिक बोलता क्या, और इसी के साथ में वो सामने देखता और कहता चिंता मत करो यार, और मुझे वहां पर कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। सोमन बोलता नहीं, और जाओ आयरन ब्लड और जाकर चेक करके आओ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि आयरन ब्लड वहां से उड़ते हुए जाता है और सभी लोग जा रहे होते हैं। और सोमन उस बुढ़े आदमी से बोलता है कि यहाँ पर आगे एक अम्बुश है और सामने वालों की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, तो ध्यान रखना। और जो यंग पुंग होता है वो ये सब देख रहा होता है। सोमन मन में सोता डैम इट यार, सोमन मन में सोता डैम इट यार, और उस जगह पर अंदर जाना ये पता होते हुए भी कि यहाँ पर अंदर खतरा है और ये सच में बहुत ही ज्यादा बेकार फीलिंग है। और जब सोमन और सभी लोग वहां पर अंदर जाए जा रहे होते तो तभी आसमान से कुछ लाल तीर आते और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ थोड़ी देर बाद में कुछ लोग छुपे होते पत्थरों के पीछे। और जो उस पार्टी का लीडर होता है बोलता है अरे यार ये लाल तीर तो ये ब्लड ब्लॉक ग्रुप है, और ये मैं कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और हम देखते हैं कि कई लोग मर चुके होते घोड़े वगैरह, लेकिन कुछ लोग पत्थरों के पीछे छुपकर बचे होते। और आगे हम देखते हैं कि ब्लड ब्लॉक ग्रुप वहां पर खड़ा होता है और एक इंसान आता है बोलता है कि मैं पेचोन पैलेस का मॉक सा ह्यूक हूँ और हम इसको बस मॉक बुलाएंगे। वो बोलता है कि मैं ऐसे फालतू के छोटे मोटे बचकाने वाले अम्बुश का कोई फैन वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में भी कोई रास्ता नहीं था और तुम्हारा जो भागने का रास्ता वो ऑलरेडी कट हो चुका है और तुम्हारे पास में जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं। अगर तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा, और क्या तुम मेरे एक्सेप्ट करोगे ऑफर को? तो दूसरा एक इंसान जो होता है वो बोलता है हाँ, और मैं माउंट हुआ का गुआक मो योंग हूँ और मुझे तुम्हारे ऑफर के लिए तुम्हें शुक्रिया तो बोलना चाहिए, लेकिन मेरा जो गर्व है वो ये अलाउ नहीं करेगा, और भले मेरी जो हड्डियां यहाँ पर दफन हो जाए लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मॉक बोलता है कि गुआक मो योंग, और मैं समझ सकता तुम्हारा जो हीरोइज्म है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि तुम भविष्य के लिए प्लान करो। तो ग्योम बोलता है कि हाँ, और एक मर्द वो कभी भी अपने शब्द से पीछे नहीं हटता है।
और इसी के साथ में अभी भी तीर चले जा रहे होते और एक मॉन्क जैसा बंदा आता है, बोलता अमिताभा, और आखिर हम लोग इस तबाही से कैसे निकलेंगे। और दूसरा जो लीडर होता है गियोम, वो बोलता है कि अभी यहाँ पर और कोई चीज नहीं जो हम कर सकते, लेकिन हमें वहां पर उस जो पहाड़ी की टॉप पर है वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन ब्लड बो ग्रुप वो यहाँ पर खड़े हैं और तीर चलाए जा रहे। एक और एल्डर बोलता है बेगर सेक्टर, वो बोलता है डैम इट, और मैंने सोचा था कि मैं भीख मांगते हुए मरूंगा, लेकिन लगता है कि मैं यहाँ पर एक हेजहॉग बन जाऊंगा यार तीरों से। और सोमन बोलता है हाँ, और आखिर उनको लगता है क्या कि वो लोग किस पे तीर चला रहे हैं, और लगता है कि तुम लोग बस तीर ऐसे ही चला सकते हो, लेकिन चलो और मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा ताकि तुम इसका भी स्वाद चख सको। और इसी के साथ में वो धनुष ऊपर करता है। जो दूसरा वो उसका दोस्त होता है वो बोलता है हाँ आखिर तुम क्या कर रहे हो यार, और इतनी दूर से यहाँ से तीर चलाने का कोई मतलब नहीं है। सोमन बोलता है कि मैं तीरों के साथ में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। उसका दोस्त बोलता अरे नहीं, और हम लोग टारगेट हो जाएंगे और इसीलिए कोई फालतू की खतरनाक चीज मत करना, और उन लोगों को हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा। एक जो लड़की होती है वो बोलती है इसको छोड़ दो बड़े भाई, और लगता है कि वो पागल हो चुका है डर के मारे, और कितना बेवकूफ है नहीं। सोमन बोलता है कि मैं भले ऐसा दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा फेमस हंटर हूँ समझी। और इसी के साथ में वो ऊपर की तरफ तीर चलाता है। वो लड़की बोलती है तुम पागल बास्टर्ड, और आखिर क्या ही फर्क पड़ेगा और क्या ही अच्छा होगा हमारा ऐसे हवा में ऊपर तीर चलाने से। सोमन बोलता है अरे यार, और तुम मेरा कंसंट्रेशन बेकार कर रहे हो तो चुपचाप बैठ जाओ। और वो लड़की बोलती है तुम हो जिसको कि यहाँ पर फालतू की बातें करनी बंद करनी चाहिए और चुपचाप बैठना चाहिए, और मैंने किसी को भी इस तरह से तीर चलाते हुए नहीं देखा है। तो पीछे जो वो यांग पोंग होता है वो बोलता है उसको ऐसे छोड़ दो यार। और जब ये तीर और धनुष की बात आती है तो उसका सेंस बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसके पास में कोई कारण होगा ये सब करने का। और वो लड़की बोलती है हम बेवकूफ कहीं का। और इसी के साथ में आसमान में जब तीर जा रहा होता है, एक उस ब्लड बो वाले के तीर आर पार निकल जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है, लेकिन किसी को वो दिखता नहीं। एक इंसान कहता क्या, और क्या उसको कोई तीर लगा क्या? दूसरा इंसान कहता मुझे पता नहीं, शायद वो फिसल गया होगा। लेकिन तभी हम देखते कि उस इंसान को भी तीर लगता है और वो मर जाता है। दूसरा इंसान कहता हाँ, और आखिर वो उसकी गर्दन तक कैसे लग सकता है ऊपर से? और तभी एक और के ऊपर आकर सिर पे लगता है तीर, और वो लोग बोलते हैं हाँ, और एक तीर उसके सिर के अंदर चला गया यार, और ये आसमान में कहाँ से तीर आ रहे हैं? और हम देखते हैं कि जब वो ऊपर देखता है तो उसके भी सिर में एक तीर लगता है और वो भी मर जाता है। आगे हम देखते कुछ लोग बोलते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है यार। और जब लोग नीचे तीर चला रहे होते हैं तो नीचे से भी बहुत सारे तीर आसमान में चलते हैं, और वो ऊपर जाकर वापस जब नीचे की तरफ आते तो उन ब्लड ब्लो वालों को लग रहे होते, और वो लोग बोलते यहाँ से भागो यार। और एक जो ब्लड ब्लो ग्रुप का मेंबर होता है वो बोलता अरे भगवान, और आसमान से तीर और वो तीर सीधे हमारे खोपड़ी के आर पार निकले, और आखिर ये आसमान में कितनी ऊपर तक चलाए गए हैं तीर। तो मॉक बोलता है कि इन सारे तीरों को किसी भी कीमत पर अवॉइड करो, और अगर तुम्हें ये तीर लगे तो तुम मारे जाओगे। सोमन बोलता है अरे यार, अब वो लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं और लगता है कि मुझे अब ची गाइडेड एरो का इस्तेमाल करना होगा। और नहीं यार, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो ये मुश्किल होगा। और एक मिनट रुको, और जो हवा है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो चलो और इसी के लिए, और वो दूसरी तरफ तीर चलाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो आसमान में और तीर चलाता है, और मॉक वो देख रहा होता है, और कुछ लोग बोलते हैं ये तीर यहाँ पर आ रहे हैं, और वो लोग शील्ड को सामने ला लेते हैं। और जब वो लोग शील्ड सामने लाते तो भी लोग मरे जा रहे होते, और वो लोग बोलते हैं शील्ड किसी काम की नहीं है और चलो इनको किसी भी कीमत पर अवॉइड करो। और मॉक वहां पर उन तीरों को काट देता और सोचता किसने सोचा होगा कि एक जो एक्सपर्ट तीर चलाने वाला होगा वो भी मुरिम कॉलेजन में होगा, और यहाँ तक कि उसने हमारे ब्लड बो ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया यार। सोमन बोलता ऐसे ही बैठी मत रहो और ऐसे देखना बंद करो और जाओ और कुछ तीर उठाकर लेकर आओ। वो लड़की बोलती हाँ हाँ ठीक है, और वो मन में सोचती हाँ, ऐसा कहा जाता है कि हर एक मर्द एक चीज में तो एक्सपर्ट होता ही है, और किसने सोचा होगा कि ये बेवकूफ भी एक एक्सपर्ट आर्चर होगा। और वो तीर उठाई जा रही होती है। आगे हम देखते हैं कि एक वहां पर पत्थर के पास में कुछ तीर होते हैं, और वो लड़की एकदम से जल्दी से वो तीर ले लेती है, और वहां पर 3 और तीर। एक इंसान बोलता चलो और हमारे सारे हमलों को उसी दिशा में डायरेक्ट करो और उधर ही फोकस करना, और बहुत सारे तीर उसी एक पत्थर पर चल रहे होते हैं जहां पर कि सुमन होता है। और एक इंसान बोलता है हाँ डैम इट, और हम लोग यहाँ पर इन पत्थरों के कारण हमला नहीं कर पा रहे, और मुझे तुम लोग अपनी एनर्जी दो। और सभी लोग उसके पीठ पर हाथ रखते, और वो जब एक तीर चलाता है और वो तीर उस पत्थर को लगता है और पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। सोमन बोलता है कि अरे यार डैम, तुम जंगली लोगो। और वो ब्लड बो ग्रुप बोलता है कि चलो अब फायर करो, और सोमन पर तीर चला जा रहा था। सोमन बोलता है और दूसरे लोगों को मेरे कारण तीर लग जाएंगे यार, और मुझे बस थोड़ा सा इनके सेंटर में जाने की जरूरत है। दूसरे लोग देखते हो बोलते क्या, और क्या वो पागल है क्या? और वो लड़की बोलती तुम बेवकूफ, और जल्दी से यहाँ पर वापस आओ। और दूसरे लोग बोलते वो बाहर जा चुका, और सामने वाले लोग बोलते सारे तीर चला दो। और जब वो तीर सोमन की तरफ बढ़ रहे होते तो जैसे जैसे धमाका होता है, वो लोग बोलते हैं बस वो मर गया। और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे तीर उसके सिर के आर पार निकल गए हो, लेकिन मॉक वो देख रहा होता है और सोमन ने तीरों को हवा में कैच कर लिया होता है। मॉक बोलता है एक मिनट, और आखिर क्या तुम लोगों ने ठीक से शूट क्यों नहीं किया क्या? और आखिर तुम एक टारगेट जो कि खुद सामने से हमारे सामने खुला खड़ा है उसको भी नहीं मार सकते? और वो लोग जब तीर चला जा रहे होते तो सोमन इधर उधर आराम से कूद कूद कर इनको डॉज कर रहा होता है। एक बंदा कहता है कि वाह, और मुझे पता नहीं था कि ऐसी टेक्निक्स भी एग्जिस्ट करती थी यार। यंग पुंग सोचता है कि ओह, और मुझे लगा था कि वो काफी ज्यादा अलग है, लेकिन वो तो मेरी उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं निकल रहा है।
सामने वाला तीर चलाने वाला बोलता है मुझे नहीं लगता वो कोई इंसान है यार, और ये तो हो ही नहीं सकता वो एक इंसान है। दूसरा बंदा कहता है कि ये किसी तरह का जादू लग रहा है। एक और इंसान बोलता है मैं पॉजिटिव यार, या तो ये कोई भूत है या फिर एक फैंटम, और ये तो समय की बर्बादी है ना इस एक भूत पर तीर चलाना। तो दूसरा एक इंसान कहता है कि ये कोई सपना है या असलियत है यार। एक और इंसान बोलता है कि मैं भी इस सिचुएशन पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ यार। सोमन बोलता है चलो और ये मजाक बहुत हुए, और अब समय आ चुका है कि हम लोग वापस कुछ मजे करते हैं। और हम देखते हैं कि पीछे उसने तीरों को भर दिया होता है एकदम, और इसी के साथ में वो वापस एक पत्थर के पीछे छुपता है, और वो लोग बोलते हैं डैम इट, और भूत गायब हो गया। और दूसरे सभी लोग सोमन को देख रहे होते हैं और ऐसे थम्स अप दिखाते। सोमन भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, और क्रूल मुरिम के इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि सोमुन वहां पर सभी लोगों को थम्स अप दिखाता है और फिर आसमान में बहुत सारे तीर चलाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि 1 मिनट तीर आ रहे हैं और उनको डॉज करो। और जो बॉब ब्लेड ग्रुप होता है वो वहां पर उन तीरों से कुछ लोगों को चोट भी लग रही होती है। सामने वाली साइड के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि चलो डरो मत, और अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करो और उसकी लोकेशन पर हमला करते हैं। और वो सभी लोग वापस अपनी ची एक बंदे को देने लगते हैं और वो बंदा एक तीर चलाने लगता है। सोमुन बोलता है कि हाँ, और तुम वही सेम चीज वापस इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि एक बार वो काम कर गए। और बाद में वो साइड में देखता है तो उसके तीर खत्म हो जाते हैं, और फिर वो ऐसे ही अपने धनुष को खींचने लगता है। एक इंसान बोलता है 1 मिनट, और क्या सोमुन के तीर खत्म हो चुके क्या? और इसी के साथ में सामने से वो ची वाला तीर आ रहा होता है, और एक लड़की बोलती है तुम बेवकूफ, इसको डॉज करो, और आखिर तुम एक खाली धनुष के साथ में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और इसी के साथ में दूसरे सभी लोग देखते रह जाते हैं, और हम देखते हैं कि कोई चीज उस तीर से टकराती है और एक धमाके जैसा होता है। और सामने वाले जो बॉब ब्लेड ग्रुप के लोग होते हैं, एक बंदा मन में सोचता है आखिर कैसे हो सकता है, और इस दुनिया में ऐसा भी कोई जो कि हमारे इस तीर को भी ब्लॉक कर सकता है। और ये लोग तो बहुत ही ज्यादा बिजी थे ना अवॉइड करने में। एक बंदा बोलता है ग्रुप लीडर, और क्या उसने इस तरफ भी तीर चलाया था क्या? दूसरा लीडर बोलता है कि मुझे नहीं पता, और मुझे कोई तीर दिखा नहीं, और मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। और सभी लोग देखते रह जाते। एक बंदा बोलता है लीडर, और क्या आपने तीर को देखा? तो वो मॉन्क बोलता है कि मैंने बस उसको एक खाली धनुष को खींचते हुए देखा था, लेकिन शायद उसने तीर की जगह पर अपनी ची का इस्तेमाल किया हो। तो एक बंदा बोलता है क्या, और क्या ये सच में ये तलवारबाजी के आर्ट्स में तो पॉसिबल है, लेकिन क्या तीर के बदले में ची को फायर करना ये? और हम देखते हैं कि तभी सोमुन वहां से कूदता है और बोलता है क्या सभी लोग ठीक तो है ना? वो मॉन्क बोलता है कि अमिताभ, और तुमने हमें बचा लिया इस खतरनाक अम्बुश से। सोमुन बोलता है कि लेकिन हमें अभी ये एक चीज करनी होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और तुम लोग बताओ आखिर क्या करना चाहिए। तो एक बंदा बोलता है गो, और तुम ये सारी चीजें साउंड ट्रांसमिशन से भी तो बोल सकते थे, और इतनी सिंपल चीज के लिए, और तुम यहाँ पर चल के क्यों आए? सोमुन बोलता है क्या, और ये साउंड ट्रांसमिशन क्या होता है? सामने वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें ये भी नहीं पता साउंड ट्रांसमिशन क्या है? तो एक बेगर सेक्ट का एल्डर बोलता है कि साउंड ट्रांसमिशन वो एक ऐसा तरीका जिससे कि तुम दूर खड़े जितने भी लोग होते हैं उनसे बात कर सकते हो, और जितने भी एक्सपर्ट है वो ये सब कुछ कर ही सकते हैं। सोमुन बोलता है ओ ऐसी बात है, और मैं अभी तक एक एक्सपर्ट बना नहीं हूं ना, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता शायद। और वो तीनों लोग वहां पर मन में सोचते कि अगर तुम एक एक्सपर्ट नहीं हो तो हम लोग क्या कहे जाएंगे। और तभी सोमुन को एक आवाज आती है, और वो आवाज बोलती है कि तुम्हारी जो धनुष की स्किल्स थी वो अमेजिंग थी, और तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो सच में अभी तुम्हारी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। और ये चीज से आवाज हुई होती है, और सोमुन क्या बोलता है कि 1 मिनट, और ये सच में बिना किसी शक के बड़े भाई ग्योम म्यूंग की ही आवाज थी। और जब वो पीछे देखता है तो ग्योम म्यूंग उसको हाथ दिखा रहा होता है। बेगर सेक्ट का एल्डर बोलता है कि मैंने ग्योम म्यूंग को कहा कि वो तुम्हें एक साउंड ट्रांसमिशन भेजे, और तुमने उसकी आवाज सुनी राइट, और यही है साउंड ट्रांसमिशन। और सोमुन बोलता ओ, और कितनी अलग ही चीज है नहीं, और मैंने बस तीर और धनुष को चलाने की टेक्निक और तेज दौड़ने की टेक्निक को ही मास्टर किया, और इसीलिए मुझे दूसरी स्किल्स नहीं आती है। बेगर सेक्ट का एल्डर बोलता है तुम्हारी स्किल्स के सामने तुम्हें कुछ प्रॉब्लम कभी होनी ही नहीं चाहिए। सोमुन बोलता है मुझे लगता है कि हमें उन बंदों को हैंडल करना होगा जो कि बाहर ऊपर से तीर चला रहे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर एक साइड की जो चोटी है उससे निपटना होगा, दोनों साइड पे खड़े दुश्मन इसलिए। दूसरा बंदा बोलता है कि ये बोलना आसान है, लेकिन आखिर हम लोग वहां पर ऊपर पहुंचेंगे कैसे? और सोमुन बोलता है कि अगर तुम कुछ एक्सपर्ट को सिलेक्ट करो और एक साइड की चोटी पर चढ़ो तो मैं दूसरे दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। और वो दूसरा वो लीडर बोलता है कि लेकिन ये कुछ ज्यादा हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा, और जो उनका ब्लड बो ग्रुप है वो तो आसमान से तीरों की बारिश कर देगा। सोमुन बोलता है कि उन तीरों को मैं हैंडल कर लूंगा, तो तुम लोगों को सिलेक्ट करो ऊपर जाने के लिए। तो वो लीडर बोलता है कि ठीक है चलो, और हम लोग यहाँ पर कुछ ट्राई करते हैं यहाँ से भागने के लिए। और इसी के साथ में वो ची का इस्तेमाल करके सबको बोलता है कि सोमुन ब्लड बो ग्रुप को रोकेगा, तो इसीलिए उस समय के दौरान हर एक क्लैन अपने चुने हुए वॉरियर्स के साथ में उस चोटी पर जाएगा दुश्मन से लड़ने के लिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सामने वाली चोटी है। और वो बंदा बोलता है चलो, और मैंने वहां पर उन सबको बोल दिया, लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, और ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ब्लड बो ग्रुप से कैसे निपटोगे? सोमुन बोलता है कि मैं बस अपने तीर थोड़े से तेजी से चलाने वाला, और अब तैयार हो जाओ। और इसी के साथ में वो 4-5 तीर एक साथ में चलाता है, और दूसरे लोग देखकर चौंक जाते और कहते हैं वाह वो धनुष की स्किल्स यार,
और सोमन बोलता अभी के अभी भागो, और सभी लोग वहां से ऊपर जाने लगते और चोटी की तरफ चढ़ने लगते। जो ब्लड बॉ ग्रुप वाले लोग होते बोलते वे ऊपर आ रहे हो और आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, शूट करो तीरों को। और वो सभी लोग उन पर तीर चलाने लगते और तभी सोमन भी एक तीर चलाता है ची का इस्तेमाल करके, और हम देखते कि एक धमाका होता है और सारे ब्लड बॉ ग्रुप वाले हिल जाते। और जो मॉक होता है वो बोलता है कि हे भगवान, और एक सिंगल आर्चर ने इतना ज्यादा खतरनाक एक रैपिड शॉट चलाया यार। और ब्लड बॉ ग्रुप वाले लोग बोलते हैं कि वो एक टारगेट है और हमें हमें बस उसी एक बंदे पर ही फोकस करो और उस पर तीर चलाओ। और सभी लोग सोमन पर तीर चलाए जा रहे होते और सोमन उनको डॉज करते हुए वापस एक चीज से हमला करता है और कुछ लोग मारे जाते। और इसी के साथ में वो ऐसे हमले किए ही जा रहा होता है और बहुत सारे लोग ब्लड बॉ ग्रुप के मरे जा रहे होते। और अंत में हम देखते हैं कि जो एक्सपर्ट होते वो चोटी पर पहुंच जाते और इसी के साथ में वो लोग उन तीर चलाने वालों को मारने लगते और एक साइड को तो पूरी तरह से खत्म कर दे रहे होते। जो मॉक होता है उसकी साइड वाले ब्लड बॉ ग्रुप वाले लोग मारे जाते। आगे वो मॉक बोलता कि अमेजिंग, और कौन ये सोच सकता था कि हमारा ब्लड बॉ ग्रुप भी इस तरह से हार जाएगा। और आगे वो बोलता लेकिन जो उस साइड पर जो चोटी पर लोग हैं वो तो बस छोटे ही सिलेक्ट वॉरियर्स के ही लोग हैं, और चलो सभी लोग नीचे चलो, और नीचे इस चोटी के नीचे जितने भी लोग हैं उनको अभी के अभी इन लाइट पाथ वाले कुत्तों को खत्म कर डालो, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो सामने वाली चोटी पर ब्लड बॉ ग्रुप को मार रहे तो नीचे सभी कमजोर लोग ही होंगे। और इसी के साथ में वो सभी लोग भी सामने से भी नीचे जाने लगते और वो सभी लोग आमने सामने आ जाते। और आगे हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो जो मॉक होता है वो मन में सोचता है कि जो ब्लड बॉ ग्रुप है वो हमारी फोर्स थी और हमारी फोर्स आधी हो चुकी है, वो मर चुके इसलिए, और मैं पक्का कह सकता था कि हम लोग जीत सकते थे। लेकिन असलियत में किसने सोचा होगा कि ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा यार, और यहाँ से भागना भी। और सामने वाला इंसान उसको देख रहा होता है। मॉक मन में सोचता है कि बस अभी एक ही चीज बची और वो है गर्वशाली मौत। और वो बहुत ज्यादा टाइटली अपने तलवार को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यहाँ पर एक तीर चलाने वाला जीनियस होगा जो कि हमारे ब्लड बॉ ग्रुप को भी पीछे छोड़ देगा। सामने वाला जो वो माउंट हुआ का बंदा होता है वो बोलता है कि वो हमारे लाइट पाथ का एक उभरता हुआ एक्सपर्ट है। मॉक बोलता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से क्लैन से है। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि तुम खुद जाकर उससे पर्सनली क्यों नहीं पूछ लेते हो। और इसी के साथ में मॉक यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनके बीच में से जाने लगता है और सोमन उन सबके लास्ट में खड़ा होता है। सोमन उसको देखते मन में सोचता है ये एक एक्सपर्ट है और सभी लोग उसके लिए रास्ता बना रहे होते। मॉक बोलता है कि तुम्हारी जो तीर चलाने की स्किल्स थी वो काफी ज्यादा देखने में ये अमेजिंग था, लेकिन सच में एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी आत्मा ही मेरी बॉडी को छोड़ के चली गई है। सोमन बोलता है कि मैं इसको तब से मास्टर कर रहा था जब से मैं छोटा था, लेकिन अभी भी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। वो बंदा बोलता है कि हाँ, और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो चलो कहीं और चलते हैं। और इसी के साथ में वो ऊपर चोटी पर जाने लगता है। सोमन बोलता है कि चलो मैं वापस आ जाऊंगा, और इसी के साथ में वो भी जाने लगता है। दूसरे लोग बोलते हैं वो ठीक तो रहेगा, तो वो दूसरा एक लीडर जैसा बंदा बोलता है उसने कहा ना कि वो वापस आ जाएगा तो हमें बस इंतजार करना है। और एक जो वो शराबी बंदा होता बोलता चलो, और जब हम लोग इंतजार कर रहे तो यहाँ पर इस एरिया को भी क्लियर कर देते। और माउंट हुआ का जो ये बंदा होता है वो बोलता है कि चलो, और जितने भी लोग हैं तुम में से जितने भी लोग अपने हथियार फेंक देंगे और सरेंडर कर देंगे तो उनको मारा नहीं जाएगा और जिंदा छोड़ दिया जाएगा। सामने वाला इंसान बोलता है बकवास, और ये जगह यहाँ पर मुरिम अलायंस की कब्र बनेगी। और इसी के साथ में वो लोग बोलते हैं कि इनको पकड़ लो और मार डालो। और सभी लाइट पाथ वाले भी उनकी तरफ भागते बोलते हैं कि हमला करके इन सबको खत्म कर दो। और उनकी वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और ऊपर की तरफ सोमन और मॉक आमने सामने खड़े होते हैं। मॉक बोलता है कि जो तीर है वो मुझ पर काम नहीं करने वाले, तो तुम अपनी तलवार निकाल लो। सोमन बोलता है लेकिन मैं धनुष के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मॉक बोलता है हाँ ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और वो अपनी तलवार सामने लाता है और सोमन की तरफ बढ़ते हुए हमला करता है। और सोमन वहां से कूद के डॉज करते हुए बोलता है कि हाँ ये तो देखा जाएगा। और इसी के साथ में ची का इस्तेमाल करके एक तीर चलाता है और मॉक उसको डॉज कर लेता है। और वो बोलता है कि वाह, और एक इनविजिबल ची वाला एरो, हाँ, और कितनी ज्यादा खतरनाक चीज थी नहीं। और सोमन और दो तीर चलाता है और मॉक उसको डॉज कर रहा होता है और एक को तलवार से वापस भेज देता है। और सोमन तीर चलाते हुए सोचता है कि अमेजिंग, और वो मेरे साथ में कीप अप कर रहा है और साथ ही में मेरे शेपलेस शूटिंग के जो जितने भी तीर है उनको भी डॉज कर रहा है और रोक रहा है। सोमन बोलता है लेकिन मैं जीत जाऊंगा अगर मैं इसको अपनी अंदर की ची के साथ में कंबाइन करूं। और इसके साथ में मॉक उसके एक और हमले को रोकते हुए बोलता है कि ओए, और चलो अब जब मैं करीब से देखता हूँ तो तुम्हारी जो मूवमेंट टेक्निक है वो तो तुम्हारी धनुष वाली टेक्निक से भी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, और क्रूअल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मॉक होता है वो बोलता है कि अब जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो तुम्हारी मूवमेंट टेक्निक तुम्हारे धनुष वाली स्किल से ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे अभी। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार को भाले की तरह पकड़ता है और सामने फेंकते हुए बोलता है कि एक्सप्लोडिंग लाइटनिंग एनहाइलेटर, और पता नहीं कैसा ही नाम है यार। और जब वो तलवार जाती है तो सोमन वहां पर नीचे होते हुए उसको डॉज कर लेता है, लेकिन
तलवार घूम कर वापस सोमन की तरफ आती है और सोमन वापस नीचे झुककर उसको डॉज कर लेता है और सोचता है कि एक ची के द्वारा गाइड की गई तलवार और जितने भी तलवार का आर्ट मास्टर किए हुए लोग होते हैं वो लोग इसको बस हासिल करने का सपना ही देखते हैं। और वो तलवार घूम फिर कर वापस सोमन की तरफ आई जा रही होती है और सोमन बार बार इधर उधर कूद कर उसको डॉज कर रहा होता है। और आगे हम देखते हैं कि जो वो तलवार होती है वापस उस मॉक के हाथ में चली जाती है और मॉक उसको देख रहा होता है और सोमन के कपड़े पर थोड़ा सा वो स्क्रैच आ चुका होता है। मॉक बोलता है कि वाह, और मेरी ची गाइडेड तलवार से भी तुम्हारे बस कपड़ों पर ही थोड़ा सा स्क्रैच आया। और सोमन उसको देखता है और मन में सोचता है कि वो ताकतवर है, इतना ताकतवर कि उसने मेरी फाइटिंग स्पिरिट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया यार। और मुझे मुझे कोई ऐसा बंदा मिला जिस पर कि मैं अपने मार्शल आर्ट को प्रॉपरली टेस्ट कर सकता हूँ। और सोमन हंसते हुए बोलता है कि हाँ, तुम सच में ताकतवर तो हो और तुम सबसे पहले इंसान हो इस चाइना के अंदर जिसने कि मेरे कपड़े पर भी एक स्क्रैच डाला हो। और वो मॉक बोलता है हाँ, तो ऐसी बात है। और पेचन पैलेस के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्या क्या तुम बस अपने इस धनुष का ही इस्तेमाल करने वाले हो? सोमन बोलता है कि चलो, और तुमने मुझे लड़ाई का जो मजा दिलाया उसके बदले में मैं अब तलवार का इस्तेमाल करूंगा। और इसी के साथ में वो जमीन पर एक तलवार पड़ी होती है उसको उठा लेता है और आगे सोमन बोलता है चलो अब मेरी तरफ आ जाओ। और इसी के साथ में मॉक उसके सामने खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं अभी पिछली बार से ज्यादा अग्रेसिव होने वाला हूँ। सोमन बोलता है कि हाँ, तब तो मैं सच में इसको और ज्यादा उम्मीद से देखूंगा। और इसी के साथ में मॉक अपनी तलवार को आगे लाता है और वापस फेंकता है और सोमन वहां पर देखता है तो वो भी अपनी तलवार को सामने लाता है और एक हमला करता है जिसमें कि हमें एक जैसे ड्रैगन दिख रहा हो। और जब उसका हमला और मॉक का हमला एक दूसरे से टकराता है और सोमन चिल्लाता साइलेंस, और उस हमले के टकराते ही जो मॉक की तलवार होती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बस हैंडल ही रह जाता है। मॉक बोलता है 1 मिनट, और क्या क्या वो एक ब्लेड डिफ्लेक्शन है? सोमन बोलता है कि इसको द लवलेस ब्लेड बुलाया जाता है, द सेकेंड ऑफ द पियरलेस ट्रिपल यूनिटी ब्लेड। और मुझे पता नहीं कि आखिर जो तुमने ब्लेड डिफ्लेक्शन का है वो क्या होता है, लेकिन ये एक डिफेंसिव टेक्निक है। मॉक बोलता है कि एक पियरलेस ट्रिपल यूनिटी ब्लेड, हाँ, और मैं हार चुका हूँ और मुझे अब और कुछ बोलना नहीं है और जैसा तुम चाहो वैसा करो। और सोमन मन में सोचता है कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो और भी ज्यादा लड़ता रह सकता है और मुझे उसके अंदर से कोई किलिंग इंटेंट या फिर दुश्मनी महसूस नहीं हो रही थी शुरू से ही। और सोमन बोलता है चलो, और हमें लंबे समय तक लड़ता रहना पड़ेगा अगर हम लोग कुछ अच्छा आउटकम पाना चाहते हैं, लेकिन अब तुमने बोल दिया तो मैं भी यहीं पर रुक जाऊंगा। और हमारे जस्टिस कॉलेज का एक मेंबर है जिसको कि वहां पर एक कैदी के रूप में पकड़ के रखा गया है, तो प्लीज उसको छोड़ दीजिएगा। और इसी के साथ में वो वहां से नीचे जाने लगता है और कहता अब मैं जा रहा हूँ। मॉक बोलता है क्या मेरी जिंदगी का कर्जा है क्या उस पर? और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहां पर नीचे की तरफ भी जो लाइट पाथ होता है वो जीत चुका होता है। जो माउंट हुआ वाला बंदा होता है बोलता है चलो और सभी लोगों को ट्रीट करो जिसको भी चोट लगी, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और इसी के साथ में सभी का इलाज किया जा रहा होता है। और एक जो ड्रंक यार्ड होता है वो बोलता है कि यहाँ पर, और अभी ब्रदर सोमन वहां पर ऊपर से नीचे आ रहा है और सोमन आता है और ड्रंक यार्ड बोलता है तो सोमन, और तुम ठीक तो हो ना, और आखिर लड़ाई कैसी रही? और ग्योंग म्योंग भी बोलता है कि तुम एकदम ठीक ठाक आए तो लगता है कि तुम जीत गए, राइट? सोमन बोलता है मैं जीता नहीं और मैं तो बस उसके हमले को अवॉइड कर रहा था और अपने तीर चला रहा था, लेकिन वो था जो कि हमला कर रहा था और अचानक से मुड़ गया और वहां से चला गया। बेगर सेक्ट का बंदा कहता वो चला गया, लेकिन क्यों? दूसरा बंदा कहता कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों? हाँ, और इसका मतलब कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जीतने का कोई चांस ही नहीं था। सोमन बोलता है कि मुझे लगता है कि उसको डर था कि आखिर यहाँ पर जल्दी तुम जो नीचे वाले लोग हो जो कि यहाँ पर लड़ रहे हो वो जीत जाओगे और मेरी मदद करने आ जाओगे। माउंट हुआ का जो लीडर जैसा बंदा होता है वो बोलता है कि हम भले कुछ भी हो लेकिन ये अच्छी चीज है और तुम्हारे कारण हम लोग अम्बुश से जिंदा बच गए। सोमन बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी जो तीर चलाने वाली स्किल्स है वो तुम्हारी मदद कर पाए, भले थोड़ी ही सही। और वो सामने वाला इंसान बोलता है तुम्हारी जो आर्चरी स्किल्स है वो बेस्ट है यार। और तभी बेगर सेक्ट का एक एल्डर आता है, बोलता है हाँ, और अभी हमारे इस गैंग हो अभी की इस मुरिम की दुनिया में आखिर कौन होगा जो कि ब्लड बो ग्रुप के सामने मैच हो सकता है? और बीच वाला बंदा कहता है कि हाँ, हमारे पास में 30 लोग होंगे जो कि मर चुके या फिर इनके अम्बुश से उनको चोट लग चुकी है और मुझे शर्म है कि हमें मेरी लापरवाही के कारण इतना ज्यादा नुकसान हुआ। बेगर सेक्ट का एल्डर बोलता है कि तुम्हें खुद को इतना ब्लेम करने की जरूरत नहीं है और दुश्मन को हमसे 3 गुना ज्यादा लॉस हुआ है, तो इस तरह से ये हमारी जीत कही जा सकती है। आगे हम देखते कि शाम को जब सभी लोग जा रहे होते तो यांग पोंग बोलता है कि आखिर वहां पर उस मॉक को क्या हुआ? सोमन बोलता है किसे पता आखिर क्या ही हो सकता है। यांग पोंग बोलता है क्या तुमने उसको मार दिया? सोमन बोलता है कि हाँ, कितना ज्यादा दयालु विचार है नहीं, और तुम्हें उन लोगों की चिंता हो रही जिन्होंने कि तुम्हें धोखा दे दिया। और यांग पोंग उसको देखता और बोलता है कि जो लाइट पाथ है वो पेचन पैलेस को कुछ विलन्स के ग्रुप के रूप में देखता है, लेकिन मैं वहां पर इसीलिए एंटर हुआ था क्योंकि मुझे ताकत चाहिए, लेकिन मैं उस ताकत का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो ये मेरी ही गलती है और ये मेरी गलती और इसीलिए तो आखिर मैं उनसे नफरत क्यों करूंगा? सोमन बोलता है ये फैक्ट कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया ये कभी भी नहीं बदलता है और ये कोई ऐसी चीज है जिससे मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है और मैं सच में इसमें बिल्कुल भी बीच में नहीं पड़ना चाहता, इतना सा भी नहीं। यांग पोंग बोलता है भले कुछ भी हो लेकिन मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा उसको जिंदा छोड़ने के लिए, और तुम्हें पता होना चाहिए ना उससे लड़ने के बाद में कि वो एक असली योद्धा है। और ये भले ही मानना मुश्किल होगा लेकिन पेचन पैलेस के अंदर जितने भी ज्यादातर एक्सपर्ट है वो सभी ऐसे ही है, और जिन लोगों को भी ज्यादा चिंता हो रही होगी वो सभी लोग दूसरे क्लैन होंगे जो कि अभी यहाँ पर पेचन पैलेस के सामने होंगे।
और अभी जितने भी भले ही वो लोग सेम रास्ते पर चल रहे होंगे मिलिट्री गवर्नमेंट वाले, लेकिन वो हमसे कुछ ज़्यादा अलग अलग है। और अगर पेचोन पैलेस यहाँ पर उन सभी को रोकेगा तो वो लोग पागलपंती नहीं करेंगे, लेकिन पेचोन पैलेस उनको जैसा करना वैसा ही करने देगा। और जितना ज़्यादा वो लोग अपने हाथ पैर चलाएंगे उतना ही ज़्यादा लाइट पाथ कमज़ोर होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा ये मुश्किल होगा पेचोन पैलेस को रोकना। और आगे वहाँ पर कोई बोलता है, ओ वहाँ पर देखो हमें नेमगोंग फैमिली का वो घर दिख रहा है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर नेमगोंग फैमिली के दरवाजे से होते हुए सभी लोग जब अंदर आ रहे होते हैं तो नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता है, वेलकम, और मेरा नाम नेमगोंग ग्यूम है और प्लीज, और मैं आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ ये देखकर कि हमारे यहाँ पर जितनी भी दोस्ती है और इतने समय तक हमने जिसकी रक्षा की और वो ऐसे ही मेरे फालतू में नहीं जा रही है। सामने वाले लोग भी बोलते हैं कि हम लीडर ग्योम को ग्रीट करते हैं और वो ग्योम बोलता है कि ओह, और म्योंग, और तुम यहाँ पर आ गए हमारे लिए और थैंक यू इसके लिए। म्योंग बोलता है ब्रदर, और काफी ज्यादा समय हो चुका है नहीं, और तुमने भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किया होगा। और इसी के साथ में वो लोग बात कर रहे होते हैं और आगे बोलता है, लेकिन चिंता मत करो। और लीडर बोलता है, क्या ये ठीक तो है ना, तुम्हारे स्टूडेंट्स को चोट लगी हुई लग रही है, और क्या रास्ते में कुछ हुआ था? तो म्योन बोलता है कि हाँ, और तुम्हें ये समझ में आ गया ना, और कुछ डार्क पाथ की जो फोर्स थी उन्होंने हमारे ऊपर अम्बुश किया था यहाँ पर रास्ते में। नेमगोंग ग्यूम बोलता है, क्या, और तो आखिर क्या हुआ? तो आगे म्योंग बोलता है कि शुरू में तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो पहाड़ की चोटियों के बीच में फंसे हुए थे और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम मरने वाले हैं, और बाद में आसमान से लाल लाल तीर गिरने लगे थे उन चोटियों के बीच में ही। तो नेमगोंग बोलता है, तो इसका मतलब कि जो ब्लड बो ग्रुप है वो वहां पर उन पहाड़ की चोटी पर था। तो म्योन बोलता है कि हाँ, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हम लोग वहां पर चोटी पर चढ़ पाए और हमारे इस तबाही को रोक पाए। नेमगोंग ग्यूम बोलता है कि ये तो सुनकर अच्छा लगा, और जरूर बहुत सारे लोगों का बलिदान दिया गया होगा ना इसके लिए, नहीं ये तो बुरी बात है। तो म्योन बोलता है कि हाँ, और मैं भी सच में बहुत सारे लोगों के बलिदान के लिए तैयार था, लेकिन एक इंसान था जिसने कि अकेले ही ब्लड बो ग्रुप को रोक दिया था, और इसीलिए हमें कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुई और हमने उनको हरा दिया। नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता, क्या ब्लड बो ग्रुप को रोक दिया, और आखिर कैसे? और इसी के साथ में शाम हो चुकी होती है और सभी लोग एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं, और नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता है कि चलो, और मेरे सारे साथियों की कंपनी के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कई लाखों लोगों की फोर्स मिल गई हो यार। और चलो, जितने भी लोग हैं वो ब्रदर सोमन के धनुष वाली स्किल्स की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस शर्म की बात है कि मैं उसकी उस यूनिक स्किल को देख नहीं पाया। म्योन बोलता है कि हाँ, मैंने उसको सामने से देखा लेकिन फिर भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तो नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता है कि आखिर ये इंसान है कौन, और आखिर वो अचानक से कहाँ से आ गया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर हेलो दोस्तों, और क्रूल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेमगोंग फैमिली का हेड बोलता है कि आखिर ये इंसान है कौन और आखिर वो अचानक से कहाँ से आ गया। तो एक मॉन्क बोलता है कि मेरे मास्टर जो मुरिम के गार्डियन डेटी है उन्होंने उसको रेकमेंड किया था और इसलिए उसने हमें ज्वाइन किया। और जो नॉर्थ का म्यूंग क्लैन है और साथ में जितने भी साथी ब्रांचेस है वो सभी लोग शेवलिन टेम्पल में इकट्ठा हो रहे, और जल्द ही बहुत ज्यादा सिपाही होंगे जो कि यहाँ पर रास्ता बनाकर हमारे तक पहुंचने वाले हैं। नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता है कि चलो, और आपके द्वारा ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा राहत मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कहीं पर सोमन खाना खा रहा था और सभी लोग बोलते हैं कि ओए, और किसने सोचा होगा कि तुम एक एक्सपर्ट थे यार, और ये सच में तुम्हारे जैसे एक आर्चर को ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा यहाँ पर। और एक और बंदा बोलता है कि हाँ सही कहा, और किसने सोचा होगा कि इतनी खतरनाक आर्चरी स्किल जैसे कि शेपलेस शूटिंग। हाँ, और ग्योम म्योंग बोलता है कि हाँ, और तीर चलाने के सिवाय मैं तो तुम्हारी जो भागने वाली एजिलिटी टेक्निक थी उससे ज्यादा शौक हो चुका था। और क्या इसका कोई सेंस भी बनता है कि कोई ऐसा जिसको कि साउंड ट्रांसमिशन ना आता हो और वो इस तरह की एजिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हो। और जो वो सेक्स मैनियक होता है वो बोलता है कि हाँ सही कहा, और इसका कोई सेंस नहीं बनता यार, और अगर किसी ने देखा नहीं होता तो कोई मानता भी नहीं। शराबी बंदा भी बोलता है कि ऑफ कोर्स, और अगर हम लोग किसी को बता भी दे तो वो लोग यही सोचेंगे कि हम लोग पागल है यार। और तभी हम देखते हैं कि ग्योम म्योंग उठता है और एकदम से अपनी तलवार निकालता है, और वो सोमून को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और बोलता है कि मैं ग्योम म्योंग, डिसाइपल ऑफ माउंट हुआ सेक्टर, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहता हूँ। और दूसरे दोनों लोग उसको देखते और एक बंदा बोलता है मुझे पता था वो ऐसे ही बोलेगा। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, एक बेवकूफ, और सच में ये अपनी बुरी आदतों को छोड़ ही नहीं सकता नहीं। सोमन बोलता ओ प्लीज, और मैं हार गया। ग्योम म्योंग बोलता कि एक मर्द ने अपनी तलवार निकाल ली है तो अभी वापस पीछे नहीं हटा जा सकता, और चलो मुझसे लड़ो। सोमन वादा भागते बोलता मैं हार गया, बोला तो सही। और वो बंदा बोलता है कि चलो अपनी तलवार निकालो। और दूसरे लोग देखते बोलते हैं जरा ये देखो, ये एक बीमारी है, मैं तुम्हें बता दूं। दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ, और एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, तो आखिर अब हम क्या ही कर सकते। आगे हम देखते हैं कि एक कमरे के अंदर नेमगोंग जिन का इलाज चल रहा होता है, और नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता है कि जब ये अम्बुश टीम यहाँ पर दुश्मन से लड़ रही थी तो वांग बो योंग और साथ ही में पेंग मू, उन लोगों ने साथ में मिलकर वहां पर वो पहुंच तो गए, लेकिन मुझे चिंता हो रही क्योंकि पेंग हु और डेंग सो ग्योल के बारे में कोई न्यूज नहीं है। नेमगोंग जिन बोलता है कि जो वांग बो जेंग था उसने अपने आप को पीछे छोड़ दिया ताकि हम लोग यहाँ पर इस वॉन गैंग से बच के भाग पाए। नेमगोंग फैमिली का लीडर बोलता है तुम्हें जरूर चिंता हो रही होगी नहीं,
तो जो वो हुआंग फैमिली का लीडर होता है वो बोलता है कि हमारे फैमिली का सबसे बड़े बेटे के रूप में उसने एकदम सही एक्ट किया और मुझे बस उस पर गर्व ही हो रहा है। और एकदम से वो सीरियस होते हुए बोलता है कि मैं भी अपनी जिंदगी खतरे में डाल दूंगा लड़ते हुए और उसको एम्बेरस नहीं करूंगा एक पिता के रूप में। और तभी जीन और उसके पिता भी ये सब सुन रहे होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि कहीं और का सीन जहाँ पर कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो बोलता है कि मैं सच में यकीन नहीं कर सकता कि तुम इतने सारे लोगों में भी तुम फेल हो गए। तो मॉक बोलता है कि मैं सच में एम्बेरस्ड हूँ। और तभी सुप्रीम एल्डर बोलता है कि आखिर किसने सोचा होगा कि वहां पर जो हैंड ऑफ रीइंकार्नेटेड है मॉक और वो ये नहीं कर सकता और आखिर ऐसा क्या हुआ। और मैं तुम्हारे फेलियर के लिए तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा और मैं बस जानना चाहता हूँ उन लोगों की ताकत के बारे में। मॉक बोलता है कि अब से मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो सब सच है और जैसा कि प्लान किया था और हम लोग वहां पर वैली के अंदर थे और उन लोगों को अंदर ट्रैप कर दिया था। और जब ब्लड बो ग्रुप था वो हमारे साथ में था तो मुझे लगा तो था कि हमने उनको पूरी तरह से दबा दिया और मार सकते, लेकिन एक बच्चा और उसने हमारे पूरे ब्लड बो ग्रुप को बस एक ही धनुष से हरा दिया। और हमें पता जाता है जो ब्लड बो ग्रुप का कमांडर होता है डेडली शूटर वो बोलता क्या बस एक धनुष के साथ में। और आखिर तुम्हें लगता है क्या कौन होगा जो कि हमारे ब्लड बो ग्रुप को बस एक ही धनुष से लड़के हरा सकता है। तो मॉक उसके तरफ देखता है तो वो कमांडर जो होता है ब्लड बो ग्रुप का वो घुटने पर आ जाता है और बोलता मैं माफी चाहता हूँ और मैं बस इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मॉक बोलता है कि ठीक है चलो उठ जाओ और मैंने ये खुद देखा तो भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा तो आखिर तुम इसका कैसे यकीन करोगे जब तुमने खुद देखा तक नहीं है। तो वो कमांडर बोलता है थैंक यू। और आगे मॉक बता रहा होता कि ये एक ऐसी तीर चलाने वाली स्टाइल थी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। और जो आसमान थे वो वहां पर नीचे से चलाए जा रहे थे लेकिन बाद में वो आसमान में जाते थे और आसमान में जाकर ऊपर से हमारे ब्लड बो ग्रुप पर लगते थे। और जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो ये सारी चीजें सुन रहा होता है और सुपीरियर एल्डर बोलता तो क्या और क्या तुम तलवार के साथ में भी हार गए थे। मॉक बोलता है कि उसने मेरी ची के द्वारा गाइड की गई तलवार को बस एक ही मुंह में तोड़ दिया था। सो दूसरा एक दूसरे के साथ में जो बंदा होता है बोलता क्या और ये तो नहीं हो सकता राइट। और स्ट्रेटेजिस्ट भी बोलता है कि आखिर ऐसा कोई वॉरियर कैसे हो सकता है और मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मॉक बोलता है लेकिन ये बात सच है। और एक और बंदा बोलता है कि एक काफी ज्यादा डरावना दुश्मन हमारे सामने आ चुका है। सुपीरियर एल्डर वो बात सुन रहा होता है। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है भले कुछ भी हो लेकिन एक काफी ज्यादा खतरनाक दुश्मन अपनी एंट्रेंस कर चुका है तो मुझे लगता है कि हमें थोड़े से अपने प्लान्स में एडजस्टमेंट करनी होगी, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा नहीं बदलने वाली बस एक इंसान के कारण। और आगे हम देखते हैं कि नेमगोंग फैमिली के वहां पर सभी लोग जब एक मीटिंग वाले कमरे में बैठे होते तो नेमगोंग ग्यूम आते बोलता पिताजी और ये सो मुन है और ये वो वॉरियर है जिसने कि हमारे एडवांस फोर्स जो कि मदद के लिए आ रही थी उनकी रक्षा की। और जो नेमगोंग फैमिली का सबसे बड़ा एल्डर होता है और हेड का भी पिता जो नेमगोंग सेंग होता है वो बोलता है कि हाँ और तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड आर्चर हो राइट। सोमुन बोलता है मेरा नाम इयुलजी सोमुन है। और जो नेमगोंग सेंग होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे धनुष की ताकत के बारे में तो सुना ही है और उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी जो तीर अंदाजी वो काफी ज्यादा यूनिक थी। सोमन बोलता नहीं नहीं और मैं तो बस लकी था। और तभी सेंग बोलता है कि ओहो और तुम सच में काफी ज्यादा हम्बल बंदे हो यार। और कौन होगा जो कि ब्लड बो ग्रुप को यहाँ पर धनुष से उनको हरा सकता है इन समय के दौरान भी। और तुमने सच में एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हासिल की है। और सोमन बोलता है और आपको मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं यार और मुझे सच में ऐसा लगने लग जाएगा जैसे कि मैं काफी ज्यादा स्किल वाला हूँ। सेंग हंसते हुए बोलता है और आखिर ये गलत फहमी कैसे होगी और मैं सच में सच बात ही तो बता रहा हूँ। और आगे आगे वो बोलता है तो आखिर तुम जोशन में कहाँ से हो। और वहां पर हम देखते हैं कि जो टैंग फैमिली का दूसरा बच्चा होता है वो भी वहां पर बैठा होता है। और सोमन बोलता है कि मैं पेक्टू माउंटेन के वहां पर चोटी पर रहा करता था। और आगे वो सेंग बोलता है कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या। तो सोमन बोलता है कि वो जब मैं छोटा था तभी गुजर गए थे। और सेंग बोलता है ओह सॉरी और मैंने कुछ फालतू चीज पूछ ली तुमसे नहीं। सोमन बोलता है नहीं नहीं आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेंग बोलता तो आखिर तुम अब तक किसके साथ रह रहे थे। सोमन बोलता कि मेरे दादाजी ने मुझे बड़ा किया था। सेंग बोलता ओह और मैंने सुना तो था कि जोशियन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि धनुष की स्किल्स में बहुत ज्यादा ताकतवर रहे और स्किल वाले रहे, तो आखिर तुम चाइना में क्यों आए हो। और टैंग फैमिली का जो लीडर होता है वो बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपना नाम कमा सके क्योंकि अब उसने अपनी धनुषबाजी को मास्टर कर लिया नहीं। तो सोमन बोलता नहीं वो बात नहीं है, क्या तुम अपनी जर्नी में आते हुए इस लड़ाई में बीच में पड़ गए थे क्या। सोमन कुछ बोल नहीं रहा होता और शर्मा रहा होता है। सेंग बोलता ओह और अगर ये कोई सेंसिटिव चीज है तो तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। सोमन बोलता असल में मुझे जो टैंग फैमिली है सिचुआन के अंदर उनसे कुछ काम है। तो थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। और नेमगुंग सेंग बोलता है कि मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर इस रूम में जितने भी लोग हैं वो सभी टैंग फैमिली से ही है। और टैंग फैमिली का जो हेड होता है मतलब कि हेड का भी पिता होता है वो बोलता है कि मैं इस बंदे का दोस्त हूँ और मेरा नाम टैंग च्योन हो है और आखिर तुम्हें हमारे फैमिली से ऐसा क्या काम है। सोमन बोलता है कि मेरे दादाजी ने मुझे एक दुल्हन ढूंढने के लिए भेजा था। और तभी जो एक बंदा जो शराब पी रहा होता है वो एकदम से शराब थूक देता है और बोलता है ओह मैं माफी चाहता हूँ पिताजी और तो गलती से मुझे खांसी आ गई थी। और उसका पिता बोलता है चलो तो आखिर तुम्हारा कौन सा कनेक्शन होगा कि तुम हमारे टैंग फैमिली में ही एक दुल्हन को ढूंढने के लिए आए हो। और नेमगोंग सेंग बोलता है कि जो टैंग फैमिली है वो जब एक दूल्हे को ढूंढ रहे होते तो बहुत ही ज्यादा देख कर ढूंढते और साथ ही में जब दूल्हा अप्रूव हो जाए तो उनको अपनी बीवी के ही घर पे रहना पड़ता, क्या तुम समझे। सोमन बोलता हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना तो है लेकिन मैंने सुना कि जो मेरे भविष्य के होने वाले ससुर है उन्होंने मेरे पिताजी के साथ में एक वादा किया था
और सेंग बोलता है वो ऐसी बात है और वो साइड में देख रहा होता है। और टैंग फैमिली का हेड मन में सोचता है कि आखिर उसने ऐसा वादा कब किया यार। और वेल वो काफी ज्यादा ट्रेवल कर रहा होगा तो शायद कुछ कनेक्शन तो हो ही सकता है। और आगे बोलता है वो दिखने में भी अच्छा है और साथ में लंबा भी है और तीर चलाने में उसकी स्किल और मार्शल आर्ट भी काफी ज्यादा अच्छे है और वो बड़े लोगों की इज्जत भी करता है। और इसको मैं जितना देखता हूँ उतना ही मुझे पसंद आने लगा यार। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, और क्रोल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब वो सोमन की बातें सुनता है तो नेमगोंग सोंग बोलता है अरे अरे, और मेरी भी कुछ पोतियां थी जो कि उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है। तो मैं सोच रहा था कि उसको मेरी एक पोती से शादी करा दूंगा, लेकिन ये कितना पॉइंटलेस सपना था नहीं। और आगे वो बोलता है तुम अपने आप को लकी समझो कि तुम्हें इतना खतरनाक फिगर मिला है अपने टैंग फैमिली के एक दूल्हे के रूप में, और मेरा नसीब कितना ही खराब है यार। और जो उसका साथी होता है टैंग फैमिली के हेड का पिता, वो बोलता है कि मुझे ऑलरेडी तुम्हारे प्लान का पता था, और आखिर जब तुम उसकी इतनी ज्यादा तारीफ करने लगे थे और वो उसने ऑलरेडी शादी करने का वादा कर चुका है वो टैंग फैमिली से, तो अब इसके बारे में सोचना भी मत समझे। और वो बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैं तुम्हारे होने वाले ससुर जी का पिता हूँ, और नहीं तुम्हारे होने वाली जल्द ही जो दुल्हन होने वाली उसका ग्रैंड फादर। सोमन बोलता ओ इसका मतलब कि, और आपको मैं ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम यूल जी सोमून है। और वो टैंग फैमिली का वो बंदा बोलता है और तुम्हें यहाँ पर इतना झुकने की भी जरूरत नहीं है, और चलो और इस साल तुम कितनी उम्र के हो जाओगे। सोमन बोलता कि मैं 22 का हो जाऊंगा। और वो हेड बोलता अरे अरे, और जो मेरी वो पोती है सो ही, और वो भी अभी जल्द ही एकदम 20 की हो चुकी है और ये परफेक्ट उम्र है तुम्हारे लिए। सोमन बोलता ओह मेरी भविष्य की होने वाली बीवी का नाम सो ही है, और टैंग सो ही, हाँ कितना प्रीटी है। और तभी एक बंदा कहता तो हम लोग सच में इस बंदे के कर्जदार भी है। और दूसरा एक बंदा बोलता है कि ब्रदर, और आखिर तुम्हारा मतलब क्या कर्जदार, और अब से हमें इसको ब्रदर इन लॉ बुलाना चाहिए। सही कहा ना मैंने, ब्रदर इन लॉ सोमन। और एक लड़की बोलती हो तो इसका मतलब कि वो जल्दी हमारे जीजा जी बन, और जो हमारी बड़ी बहन सो ही है वो बहुत ज्यादा लकी है यार। और जो हेड होता है वो बोलता है कि तो क्या हमारे सो मी को भी शादी करनी है क्या, तो चिंता मत करो, और अभी हम लोग चाइना में है ही तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ ही लूंगा। और एक बंदा कहता है ग्रैंडफादर, क्या मैं इसको अपने साथ में बाहर ले जाऊं, तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ, और तुम जैसे नौजवान लोगों को एक साथ में घुलना मिलना चाहिए नहीं, और ज्यादा शराब मत पी लेना समझे। और वो बोलता है यस ग्रैंडफादर। और इसी के साथ में जब वो लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग वहां से चले जाते हैं तो टैंग फैमिली का वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है जितना तुमने देखा उसके हिसाब से, तो नेमगोंग सेंग बोलता है कि वो टॉप पर जा चुका, नहीं वो उससे भी ऊपर है। टैंग बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और मुझे शुरू में थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन तुम बार बार उससे सवाल पूछे जा रहे थे तब, और बाद में मैं उसको अच्छे से एग्जामिन कर पाया और एकदम मुझे अच्छा पक्का आंसर मिल चुका है, और वो उसकी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। नेमगोंग सेंग बोलता है हाँ कितना जलन हो रहा है नहीं, और एक इस जैसा ड्रैगन टैंग फैमिली को ज्वाइन कर रहा है। और जो नेमगोंग फैमिली का हेड होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि उसकी तीर चलाने वाली स्किल इंप्रेसिव तो है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा कुछ जोशीला नहीं लगता है। और टैंग फैमिली का भी दूसरा जो बच्चा होता है वो बोलता है कि हाँ, और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, और मुझे लगता है कि वो सो ही का हस्बैंड होने के लिए उसमें बहुत ज्यादा कमी है। तो जो टैंग फैमिली का वो बुढ़ा आदमी होता है बोलता है कि तुम कितने अंधे हो, और उसका मार्शल आर्ट जितना तुम इमेजिन कर सकते हो ना उससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा समझे। और वो लोग बोलते हैं क्या। और आगे हम देखते हैं कि जो नेमगोंग फैमिली का वो बुढ़ा आदमी होता है बोलता है कि मुझे अपने लिए कभी भी इतना बुरा नहीं लगा यार, तो इसीलिए मुझे वो इतना ज्यादा वो चाहिए था। और ईमानदारी से कहो तो अभी सिचुएशन को जो हमारे परिवार की है, तो मैं सच में उसके मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा चौंक चुका था। नेमगोंग फैमिली का हेड बोलता है वो अपनी धनुष के मामले में तो अच्छा है, लेकिन मार्शल आर्ट वो तो इतना खास नहीं लग रहा है मुझे। तो उसका जो पिता होता है नेमगोंग सेंग, वो बोलता है कि एक ऐसा स्टेज जिसको कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से उसमें हमने कदम ही रखा है, तो तुम दोनों के लिए वो समझना मुश्किल होगा। और वो लोग बोलते हैं इसका मतलब, तो टैंग फैमिली का वो एल्डर बोलता है कि हाँ, और उसका मार्शल आर्ट और स्किल्स तो अमेजिंग है, लेकिन मुझे कोई भी चीज महसूस नहीं थी उसके अंदर से। नेमगोंग सेंग भी बोलता है कि हाँ, और तुम्हें एटलीस्ट एक रिस्टोरेशन ऑफ ट्रूथ तक पहुंचना चाहिए ताकि तुम इतनी ज्यादा चीज को छुपा पाओ। और वो दोनों बंदे बोलते क्या। और जो टैंग फैमिली का बंदा होता है वो मन में सोचता है कि जो लाइट पाथ के जो लिविंग लेजेंड्स है मुरिम के अंदर, और जो नेमगोंग फैमिली के बुढ़ा आदमी है ग्योंग सेंग, और साथ ही में मेरे पिताजी, ये दोनों गलत फहमी में तो नहीं हो सकते नहीं, ये लोग अगर बोल रहे वो ताकतवर है तो। और आगे हम देखते हैं कहीं और एक कमरे के वहां पर जहां पर जिन का इलाज चल रहा होता है, और जो टैंग फैमिली का एक बंदा होता है बोलता है कि आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो, जल्दी आओ। और वहां पर कुछ लड़कियां होती है, सोमन उनको देखते हुए मन में होता है एक मिनट, और आखिर इतनी ज्यादा गॉर्जियस लड़कियां यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुई है। और तभी जो ग्योंग पंग होता है वो बोलता है तुम यहाँ पर आ गए और हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। और जो टैंग फैमिली का बंदा होता है और वो बोलता है चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, और ये बंदा जोसन से, और ये द फैंटम एर्चर है जो कि भूत की तरफ तीर चलाता है।
और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे माता पिता ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये उसकी अरेंज मैरिज कराएगी मेरी छोटी बहन सो ही के साथ में। और ग्योम म्योंग बोलता है कि ओह, तो तुम लोग जिस दुल्हन की बात कर रहे थे वो सिचुआन के अंदर वही थी क्या? और आगे वो टैंग फैमिली का बंदा बोलता है तुम्हें पता नहीं यहाँ पर जो इंसान सो रहा है वो। और हम देखते हैं कि नेमगोंग जिंग उसको हेलो बोलता है और टैंग बोलता है कि वो उसका जो इलाज कर रहे हैं वो सभी नेमगोंग फैमिली की ही बेटियां है और सभी बेटियां अपना नाम बताती है। और सोमुन भी बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आगे टैंग फैमिली का बंदा बोलता है यहाँ पर ये है भाई पेंग क्लैन का सबसे बड़ा बेटा पेंग मैन हो, और उसके बाद साइड में है पेंग डो जियोंग, और साथ में जो गॉर्जियस लेडी है वो मिस वांग बो योंग है। और इसी के साथ में वो लोग बोलते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सोमुन बोलता है मुझे भी। और आगे वो लड़की बोलती है कि मैं भी जल्दी पेंग क्लैन की ही एक हिस्सा बनने वाली और मेरा नाम हुआ बो योंग है। और सोमुन बोलता ओह कॉन्ग्रेचुलेसन। तो पीछे वाला बंदा बोलता ओह यंग वन, और कितना ज्यादा डिप्रेसिंग है नहीं, और तुम अभी भी हमारे हुआंग बो फैमिली का ही एक हिस्सा हो। और इसी के साथ में वो बोलता है मेरा नाम हुआ बो ग्योंग है और मेरी छोटी बहन को माफ करना कि उसके जो बचकाने जो एक्शन है उसके लिए। सोमुन बोलता तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा और प्लीज मुझे और भी चीजें सिखाइएगा। और इसी के साथ में जब ये सभी लोग बातें कर रहे होते तो जो वो सेक्स मैनियक होता है वो सोमुन के पास में आते हुए बोलता है कि मिस नेमगोंग है ही, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा ऐसे नजरों से देखे जा रही है और आखिर तुमने ये कैसे किया? और सोमुन बोलता है और आखिर तुम्हारा मतलब क्या है और आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? तो वो सेक्स मैनियक बोलता है कि भाई और तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ। और सोमुन बोलता है कि प्लीज और ऐसा मत बोलो यार, और मैंने कुछ नहीं किया है। तो जो ये जो मून होता है जिसका सेक्स मैनियक होता है उसका दूसरा नाम जो मून है। और जो मून बोलता है कि भाई और आखिर तुम कितने ज्यादा अमेजिंग बंदे हो नहीं, और जो निकनेम है लेडीज मैन वो अब तुम्हारा हुआ। और दूसरा वहां पर टैंग सो प्योंग आते हुए बोलता है कि जो मिस हाई है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश कही जाती है, और अरे रे और ये इंसिडेंट और क्या ये अफेयर था क्या? और सोमुन बोलता प्लीज ये सब बोलना बंद करो। और हम देखते हैं कि नेमगोंग हाई शर्माते हुए वहां पर उसको देखे जा रही होती है। और आगे हम देखते हैं कि एक बंदा सोमुन को बोल रहा था कि अगर ऊपर की तरफ तीर चला जाए जो तो तीरों की जो फोर्स होती है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है ना जब वो नीचे गिरते हैं। सोमुन बोलता है कि तुम्हें बस अपनी अंदर की चीज को मेंटेन करना होता है जब तुम तीरों को चला रहे होते हो। तो सामने वाला इंसान बोलता है वो कितना अमेजिंग, और क्या तुम हमेशा हवा वगैरह को ऑब्जर्व करते हो क्या तीर चलाने से पहले? सोमुन बोलता है कि हाँ, और जो जहाँ से मैं आया हूँ पेक्टो माउंटेन वहाँ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा ऊंचा पहाड़ है, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से हवाएं वगैरह चलती रहती है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस हो ही जाती है। और आगे नेमगोंग हाई बोलती है कि जो तुम्हारा होम टाउन है वो कैसा दिखता है? सोमुन बोलता है कि पेक्टो माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा शांत जगह है और वहाँ पर बहुत ही जब कम मतलबी लोग हैं, मतलब एकदम दयालु लोग रहते हैं, और वहाँ पर आसपास के लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाना, पड़ोसी बनाना, और ये सच में स्वर्ग जैसा था। और मैं एक विलेज के ऊपर एक छोटे से कॉटेज के अंदर रहा करता था, और बाद में मेरे कॉटेज के सामने एक छोटी सी नदी बहा करती थी, और ऐसा लगता था जैसे उसमें जेम्स पड़े हो यार। और मेरे जो ग्रैंडफादर है वो दोपहर को आराम से सोते थे वहां पर। और मेरा जो दोस्त है आयरन ब्लड वो वहां पर आसमान पर राज करता है और मेरे लिए शिकार भी करता है। और वहां पर उस पहाड़ से नीचे बहुत ज्यादा ऐसे अलग अलग फूल वगैरह है, और फूलों की जो गंध है, और वही है मेरा होम टाउन। दूसरा बंदा कहता वाह मैग्निफिसेंट, और जो जोमुन होता है वो बोलता ऑसम यार। दूसरा बंदा भी बोलता किसने सोचा होगा कि तुम्हारे जो शब्द है वो तुम्हारे होम टाउन से भी ज्यादा अमेजिंग होंगे। एक बंदा कहता है कि वाह, और जब मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुनता हूँ तो मुझे सच में वो सीन इमेजिन होने लगते। और एक लड़की मन में सोचती मुझे लगा था वो जंगली है लेकिन उसके शब्द काफी ज्यादा चार्मिंग है। और जो नेमगोंग हाई होती है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बोलती कि वाह, और मैं सच में मुझे लगता है कि मैं देख सकती हूँ कि आखिर वो जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। और जोमुन बोलता है कि आज से तुम्हें टाइटल दिया जाता लेडीज मैन, और तुमने एक औरत को अपने शब्दों से ही रुला दिया, अमेजिंग यार। और सोमुन मन में सोता डैम इट, और मैं ये नहीं चाहता था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, और क्रूल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम नेमगोंग फैमिली के ही वहां का सीन देखते हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा जैसे सूरज वगैरह चमक रहा होता है। एक पंछी जो कि हमारा आयरन ब्लड होता है वो आसमान में उड़ता जा रहा होता है, और अचानक से वो कुछ नोटिस करता है और एकदम स्पीड में जो हमारा सोमुन होता है उसके पास में चला जाता है और कुछ बोलने लगता है। सोमुन बोलता है क्या हुआ आयरन ब्लड, और आखिर क्या हुआ? तो आगे आयरन ब्लड कुछ बोलता है और सोमुन बोलता है क्या, और कुछ सस्पिशियस लोग यहाँ पर इस तरफ आ रहे। और आगे वो बोलता है आखिर कितने लोग हैं? तो आयरन ब्लड कुछ बोलता है और सोमुन बोलता है क्या इतने सारे लोग? और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सोमुन अपनी जगह से नीचे उतरता है और कहीं पर बहुत सारी लकड़ियां उठा लेता है जिनको कि तीर की तरह उसने काट के रखा होता है। और इसी के साथ में वो भागते हुए जो नेमगोंग फैमिली में सबसे ऊंची जगह होती है वहां पर जाकर बैठ जाता है और कहता है चलो, और यहाँ से व्यू अच्छा है, और जो दुश्मन होगा उसके जो आने की रिपोर्ट होगी वो तुरंत मुझे पता चली जाएगी, तो मैं बस दूर से इन लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ आराम से। और तभी हम देखते हैं कि
दो लोग कहीं पर होते और वो लोग बोलते हैं हाँ, और दुश्मन दुश्मन हमारी तरफ अंदर आए जा रहे हैं और सभी लोग अपने हथियार ले लो और अपने स्टेशन की तरफ चलो। और सभी लोग ऐसा बोलते हुए अलग लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते। और कोई बोलता है कि सामने से जो लोग आ रहे होते वो बोलते हैं कि जो नेमगोंग फैमिली के फ्रंट गेट है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। और एक इंसान बोलता है चलो तो हम लोग सीधे अंदर जाएंगे। और एक इंसान बोलता है लेकिन कोई अम्बुश भी तो हो सकता है। तो सुपीरियर एल्डर बोलता है कि मैं एक छोटे से अम्बुश से डरने वालों में से नहीं हूँ। और इसी के साथ में जितने भी वो पेचोन पैलेस के लोग होते हैं नेमगोंग फैमिली के गेट से होते हुए अंदर जा रहे होते और उनकी आर्मी और नेमगोंग फैमिली की आर्मी आमने सामने खड़े होते। और सोमुन उनको देखते हुए बोलता है कि बहुत बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं यार, और ये हमारे जो फोर्स है उनसे लगभग डबल ताकत वाले होंगे यार, और मतलब कि डबल लोग हैं। तो तभी हम देखते हैं कि नेमगोंग सेंग वहां पर आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि जो हेबेई पेंग क्लैन का सबसे बड़ा बेटा है वो आज सुबह यहाँ पर वापस आ चुका था, और इसलिए तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। सुपीरियर एल्डर बोलता है कि हमने वही किया जिसका हमने वादा किया था। नेमगोंग सेंग बोलता है वादा। सुपीरियर एल्डर बोलता है कि हाँ, और हमारे जो मॉक था उसकी जिंदगी के बदले में तुम्हारे उस एक बच्चे की जिंदगी के व्यापार करना कोई इतना भी हमारे लिए बुरा सौदा नहीं था, और हमें तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। माउंट हुआ का एक बंदा मन में सोचा मुझे पता था यार, और सो मुन ने उसको जाने दिया भले वो जीत सकता था। और नेमगोंग सेंग मन में सोचा हो, और आखिर कौन इस चीज को मानेगा कि द हैंड ऑफ रीइंकार्नेटेड मॉक, और वो एक लड़ाई में हार गया और उसकी जिंदगी किसी और के बदले में एक्सचेंज हुई। और सुपीरियर एल्डर बोलता चलो, और उसके सिवाय मैं ईमानदारी से कहो तो मैं नेमगोंग फैमिली से लड़ना नहीं चाहता, तो तुम लोग अपने गेट्स को बंद कर दो, और ये आखिरी एहसान है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। नेमगोंग सेंग बोलता है कि हाँ, और तुम एस्टीम 1000 स्वॉर्ड एग्जीक्यूटर हो नहीं, और मैं सच में तुम्हारी दया के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमारी नेमगोंग फैमिली इस इतनी आसानी से तो बिल्कुल झुकना नहीं जानती है। तो सुपीरियर एल्डर बोलता है अगर सच में तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है, और वो बोलता है कि अटैक। और सभी लोग बोलते हैं कि जाओ और नेमगोंग फैमिली को पूरा जड़ से खत्म कर दो। नेमगोंग सेंग बोलता है कि आज के दिन या तो मेरी हड्डियां यहाँ पर दफनेगी या तुम्हारी। और इसी के साथ में सब लोग लाइट पाथ वाले भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते और दोनों ही ताकतें आपस में लड़ने लगती है। और जब ये लड़ाई चल रही होती है कहीं पर लाइट पाथ वाले उन दूसरों को मारे जा रहे होते, और दूसरे जो पेचोन पैलेस का एक रेड बोक का कमांडर होता है और साथ ही में स्ट्रेटेजिस्ट, वो ये दूर से देख रहे होते। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि मुझे पता था कि ये लड़ाई इतने ज्यादा नंबर होते हुए भी हमारे लिए मुश्किल होगी। तो ब्लड बॉक ग्रुप का कमांडर बोलता है कि हमारे डार्क पाथ की जो फोर्स है वो जल्दबाजी में हमने इकट्ठा किया, तो उनकी जो मिलिट्री पावर है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि हाँ, और ये एक ऐसी चीज है जिसकी हमने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई थी नहीं, और चलो हमारे पास में ब्लड बॉक ग्रुप है हमारे साथ में। और आगे वो कमांडर बोलता है कि ब्लड बॉक, और चलो फॉर्म में आ जाओ। और इसी के साथ में जितने भी वो लाल कपड़े वाले तीर चलाने वाले होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और तीर चलाने लगते हैं, और उनके तीरों से लाइट पाथ वालों में भी बहुत सारे लोग मरने लगते। एक इंसान बोलता अरे नहीं, और ब्लड बॉक ग्रुप, और चलो इन लोगों पर हमला करो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग वहां पर ब्लड बॉक ग्रुप की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते तो वो लोग वापस तीर चलाते और उन लोगों को भी दूर उड़ा देते, और उनके तीरों से बहुत सारे लोग मारे जा रहे होते। हम देखते हैं कि दूर से सोमुन ये सब देख रहा होता है, और वो बोलता है कि इन लोगों ने पहले भी अपना लेसन सीखा नहीं लगता है, और आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तीर चलाने की। और वो एक लकड़ी का तीर चलाता है और उससे एक ब्लड बो वाला जो बंदा होता है वो मर जाता है। और कमांडर बोलता है आखिर ये कहाँ से आ गया यार। और जब वो साइड में देखता है तो वो कमांडर बोलता है क्या ये वही है, वही बंदा है ना जिसने कि हमारे पूरे ब्लड बो ग्रुप की बेइज्जती की थी। और आगे वो बोलता है चलो और सभी लोग उस जगह के टॉप पर और उसको मारो, और वही अकेला जिसने कि हमारे ब्लड बो ग्रुप से लड़ा था ना धनुष से, और उसको मार डालो। और सभी लोग सोमुन की तरफ निशाना लगाने लगते बाद में, और फिर बहुत सारे तीर सोमुन की तरफ चलते। नेमगोंग सेंग बोलता है कि आखिर वो यहाँ पर उतनी ऊपर कब चला गया। और दूसरा जो टैंग फैमिली का एल्डर होता है वो बोलता है हाँ, और आखिर वो इतने सारे तीरों से कैसे लड़ने वाला है, और वो भी ब्लड बो ग्रुप के ओरा से भरे हुए, और जो जिन्होंने कि अपने साथियों को खो दिया, और उनका गुस्सा भी है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो सोमुन होता है वो उन तीरों को आराम से डॉज कर रहा होता है और बोलता है कि इडियट्स, और अगर तुम मुझे मारना ही चाहते तो एकदम अच्छे से शूट करो नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो एक और तीर चलाता और एक और बंदा मर जाता है ब्लड बो ग्रुप का। सोमुन वहां पर हवा में आते हुए तीरों को ही कैच कर लेता और कहता क्या, और तुम अपनी आंखें बंद करके शूट कर रहे हो क्या। और वो कमांडर बोलता तुम स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि अगर उनमें से और भी कोई मरेगा तो हमारे लिए रिकवर होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और आगे स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि इस तरह से तो हमारा ब्लड बो ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जाकर जो तीर आ रहे हैं उनको रोकिए। तो योंग गैंग बोलता है कि समझ गया, और इसी के साथ में वो आगे बढ़ता है। और स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि मैंने सच में अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के स्किल्स को नहीं देखा। सुपीरियर एल्डर भी बोलता है कि हाँ कितना अमेजिंग है नहीं, और वो एक दुश्मन है लेकिन फिर भी मैं भी ये मान सकता हूँ। और टैंग बोलता है कि हाँ वो बंदा, वो मेरी जो पोती है सो ही उसका पार्टनर होने वाला है। नेमगोंग सेंग बोलता है कि हाँ क्या तुमसे किसी ने पूछा क्या, और मैं समझ गया तो बार बार ये बोलकर हंसना बंद करो। सुपीरियर एल्डर बोलता है कि डार्क एनर्जी हॉल और एडवांस, और डार्क एनर्जी हॉल का जो मास्टर होता है द डेथ स्वॉर्ड, और वो बोलता है कि हाँ, और इसी के साथ में वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और लाइट पाथ वाले मॉन्क वगैरह जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि एडवांस पार्टी वॉरियर्स आगे बढ़ो।
और बेगर सेक्ट का एल्डर भी बोलता है ब्रदर्स, और चलो अब आज हम भी लड़ेंगे। और इसी के साथ में उनकी भी लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब ये सब लड़ाई चल रही होती है तो एक इंसान बोलता है कि माउंट हुआ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट की तरफ जाओ, और एक इंसान बोलता है कि मैं नीन हुआंडो और मैं जाकर यहाँ पर राइट की तरफ जाकर लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि एक जो लड़की होती है बोलती है पिताजी, और मैं जाकर यहाँ पर पीछे से इन सभी को ब्लॉक कर दूंगी। और हम देखते हैं कि ये द जेड फिस्ट वुमेन, और इसका नाम हाहू येमिन होता है, और वो वहां पर अपने हाथों से ही आधे लोगों को उड़ा दे रही होती है, और उसके हमलों से लोग बच ही नहीं पा रहे होते। जो नेमगोंग सेंग होता है वो देखते हुए बोलता है कि वाह, और जो ये हाउ गैंग की जो बेटी है जो मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रही है वो तो लेजेंडरी जेड फिस्ट आर्ट है नहीं। टैंग भी बोलता है कि हाँ, और ये तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से जैसे एक एंजल ही आकर लोगों को सजा दे रही है। नेमगोंग सेंग बोलता है कि हाँ, और जो डार्क एनर्जी हॉल है वो ग्रुप अभी धीरे धीरे डर के मारे उसको अवॉइड करने लगा है। और आगे हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि हम ही लोग हैं जो अकेले यहाँ पर मुहिम के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर नॉर्थ में कब्जा करने वाले, और इसी के साथ में जो बेगर सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वो भी वहाँ पर लड़े जा रहे होते हैं। और एक जो ड्रंक यार्ड होता है वो बोलता है कि अरे यार, और मेरी सारी शराब भी खत्म हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग और वो जब जैसे ही उस ड्रंक यार्ड पर हमला करते हैं वो बोलता है कि इससे पहले मैं मरूं, और 18 पाम ऑफ द ड्रैगन। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्योम म्योंग बोलता है कि भाई, और मैं द वेपन मैनियक, और मैं तुमसे लड़ूंगा द डेथ स्वॉर्ड। और इसी के साथ में वो वहां पर उससे लड़ने लगता है। डेथ स्वॉर्ड मन में सोचता है कि जो माउंट हुआ सेक्ट है वो अपनी रेपुटेशन के लायक है यार तलवार के साथ में, और इसी के साथ में वो 2 चाकू निकालता है। और जो वो सेक्स मैनियक होता है वो बोलता है कि ध्यान से, और उसको उसके जो फेंकने वाले चाकू उनसे बच के, और इसी के साथ में डेथ स्वॉर्ड 2 चाकू फेंकता है। और ग्योम म्योंग वहां पर वो दोनों चाकुओं को देखता है, और एक चाकू को वो डॉज कर लेता है और दूसरे को अपनी तलवार से मारता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।